दोस्तों, आज आप सुनेंगे डैन ब्राउन के बहुत ही फेमस नॉवल द लॉस्ट सिंबल का दूसरा भाग। इसका पहला भाग आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। अगर आपने ये नहीं सुना है तो इसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं द लॉस्ट सिंबल का दूसरा भाग। अध्याय 16। ट्रेंट एंडरसन फिर से तेजी से कैपिटल रोटंडा की तरफ वापस लौटा। वो अपने सुरक्षा दस्ते की नाकामी पर उबल रहा था। उसके सुरक्षा कर्मियों में से एक ने अभी अभी पूर्वी पोर्टिको के पास बने बाहर के ताखे से हाथ का एक प्लास्टर और एक फौजी जैकेट बरामद किया था। एंडरसन ने बाहर के वीडियो को गौर से देखने के लिए टीम को तैनात कर दिया था, लेकिन जब तक उन्हें कुछ पता चलता उससे पहले तो वो आदमी कहाँ का कहाँ पहुंच गया होगा। अब एंडरसन रोटंडा में नुकसान का जायजा लेने के लिए घुसा। उसने देखा कि जितना संभव था हालात कंट्रोल में थे। रोटंडा के चारों दरवाजों को इस तरह से बंद कर दिया गया था कि सुरक्षा की दृष्टि से भीड़ को कंट्रोल करने में परेशानी ना हो। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो इस तरह से चल रहे थे मानो कुछ खास नहीं हुआ है। गेट पर खड़ा गार्ड लोगों के साथ विनम्रता से पेश आ रहा था और वहां एक साइन बोर्ड लगा दिया गया था कि कमरे को साफ सफाई के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है। कमरे के पूर्वी सिरे पर करीब दर्जन भर उन लोगों को रोक कर रखा गया था जो घटना के चश्मदीद गवाह थे। उस जगह पर गार्ड लोगों के सेल फोन और कैमरे एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। एंडरसन ये कतई नहीं चाहता था कि उनमें से कोई इस घटना की तस्वीर CNN को भेज दें। उन चश्मदीद गवाहों में से एक आदमी जिसका कद लंबा था, रंग सांवला और जिसने ट्वीड की जैकेट पहन रखी थी, वो लोगों से थोड़ा अलग हटकर चीफ से बात करने की कोशिश कर रहा था। गार्डों के साथ गुस्से में उसकी बहस हो रही थी। एंडरसन ने अपने गार्डों से कहा, मैं अभी उससे बाद में बात करूंगा, पहले मुझे और चीजें देखनी हैं। फिर वो उस हाथ के पास गया और झुककर उसे गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये किसी बड़ी उम्र के आदमी का हाथ था। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी जिसके ऊपर एक नक्काशीदार सील की तरह का निशान बना हुआ था। उसके ऊपर 2 सिर वाला एक पक्षी बना था और संख्या 33 लिखी हुई थी, और उसके अंगूठे और बीच की उंगलियों पर छोटे छोटे टैटू भी बने हुए थे। तभी एक गार्ड ने तेजी से उसकी तरफ आकर उसे एक फोन थमाया। चीफ, आपके लिए पर्सनल कॉल है, सिक्योरिटी स्विच बोर्ड ने आपके लिए भेजा है। एंडरसन ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितने जरूरी काम में लगा हूं? बाद में बात करूंगा। सर, ये कॉल CIA की है। गार्ड का चेहरा फक पड़ा हुआ था। एंडरसन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोला, CIA? क्या उनको भी पता चल गया? सर, ये फोन उनके सिक्योरिटी ऑफिस से है। अब एंडरसन की फूंक सरक गई। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? वॉशिंगटन के विशाल खुफिया एजेंसियों के समुद्र में CIA का सिक्योरिटी ऑफिस एक तरह से बरमूडा ट्रायंगल के जैसा था, रहस्यमय और खतरनाक, जिससे हर कोई बचकर रहना चाहता था। इस सुरक्षा ऑफिस को एक अजीब से उद्देश्य के लिए बनाया गया था, CIA के लोगों पर खुफिया नजर रखना। और ये सुरक्षा ऑफिस अपने सारे कर्मचारियों की गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखता था, जैसे गबन, खुफिया जानकारी दूसरों को बेचना, गोपनीय तकनीकों की चोरी वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता था कि वो अमेरिका के जासूसों की जासूसी करते थे। नेशनल सिक्योरिटी के मामलों की जांच करने के लिए उनको खुली छूट मिली हुई थी। इसीलिए सुरक्षा ऑफिस, जिसे OS भी कहा जाता था, उसकी पहुंच काफी दूर तक थी और वो काफी प्रभावशाली भी था। एंडरसन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैपिटॉल में हुई इस घटना में CIA को आखिर क्या इंटरेस्ट था, या फिर उनको इतनी जल्दी इसके बारे में पता ही कैसे चल गया। लेकिन अक्सर ऐसी अफवाहें सुनने में आती रहती थीं कि OS की आंखें हर जगह लगी हुई थीं। गार्ड ने अपने हाथ में फोन इस तरह से पकड़ रखा था मानो वो कोई गर्म लोहे की सलाख हो। उसने एंडरसन को फिर से टोका, चीफ, आपको तुरंत ये फोन उठाना होगा, ये फोन साटो का है। एंडरसन ने गार्ड की तरफ देखकर जोर से आंखें मींच लीं। उसे लगा जैसे उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई हों। साटो? उससे मुझसे क्यों बात करनी है भाई? एंडरसन की समझ से ये बात एकदम बाहर थी कि सिक्योरिटी ऑफिस के बॉस डायरेक्टर एनुए साटे को उससे क्यों बात करनी थी। खुफिया महकमे में उसकी ख्याति एक कहानी की तरह से थी। उसका जन्म मंजानार, कैलिफोर्निया के एक कैंप में हुआ था, जिसका इस्तेमाल पर्ल हार्बर की घटना के बाद जापानी लोगों के लिए एक यातना कैंप की तरह से किया जाता था। साटो का मतलब था एक ऐसा इंसान जो यातनाओं के बीच से यातनाओं को सहकर जिंदा निकला था और जिसने अब तक युद्ध की उस क्रूर विभीषिका को भुलाया नहीं था।
अब वो इंसान अमेरिका के खुफिया महकमे के अंदर सबसे गोपनीय और सबसे ज्यादा पावरफुल ओहदे पर पहुंच चुका था। उसने अपने आप को एक ऐसे देशभक्त के रूप में स्थापित कर लिया था जो कभी किसी चीज से समझौता नहीं कर सकता था। उसके दुश्मनों की उसके सामने कंपकपी छूटती थी। वो एक ऐसी हस्ती थी जो किसी को नजर नहीं आती थी, लेकिन सभी लोग उससे डरते थे। CIA का ये अनुभवी डायरेक्टर ऐसा लगता था मानो बस गहरे पानी के अंदर तैरता रहता था और सिर्फ अपने शिकार को निगलने के लिए ही बाहर निकलता था। एंडरसन साटो से आमने सामने सिर्फ एक बार मिला था। उसकी काली भयानक आंखों को याद करके वो अपनी किस्मत को धन्यवाद अदा कर रहा था कि उसे इस वक्त साटो से बस फोन पर ही बात करनी थी। उसने फोन फुर्ती से अपने हाथ में लिया और बोला, डायरेक्टर साटो, मैं चीफ एंडरसन बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी बिल्डिंग में एक आदमी है जिससे मुझे तुरंत बात करनी है। ये OS डायरेक्टर की वही जानी पहचानी आवाज थी, जैसे तख्ती पर कोई हथौड़ा पीट रहा हो। गले के कैंसर के ऑपरेशन के बाद साटो की आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया था जो सामने वाले की कंपकपी छुटा देता था। साथ ही उसके गले में ऑपरेशन का एक बड़ा सा निशान भी था। उसकी आवाज फिर से आई, उस आदमी को तुरंत ढूंढो और उससे मेरी बात कराओ। उसका नाम रॉबर्ट लैंगडन है और जहां तक मुझे मालूम है इस वक्त वो तुम्हारी बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है। लैंगडन, ये नाम एंडरसन को कुछ सुना हुआ सा लग रहा था, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैं अभी रोटंडा में हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं। 1 मिनट रुकिए। फिर उसने फ़ोन नीचे किया और लोगों की तरफ देखकर आवाज़ लगाई, हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से किसी का नाम रॉबर्ट लैंगडन है क्या? एक गंभीर आवाज़ आई, हाँ, मैं हूँ रॉबर्ट लैंगडन। एंडरसन ने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। अब वो भीड़ से अलग होकर उसी की तरफ आ रहा था। उसका चेहरा एंडरसन को थोड़ा जाना पहचाना लगा। उसने फ़ोन को फिर से कान से लगाया और बोला, हाँ, मिस्टर लैंगडन यहीं पर हैं, उनसे मेरी बात कराओ। एंडरसन ने लैंगडन को अपने पास आने का इशारा किया। जब वो उसके नज़दीक पहुंचा तब जाकर एंडरसन को समझ में आया कि वो आदमी उसे पहचाना हुआ क्यों लग रहा था। उसने इस आदमी के बारे में अभी कुछ समय पहले एक लेख पढ़ा था। ये आदमी वही था जो वेटिकन के धमाके और पेरिस में कातिलाना हमले से बचकर निकलने के लिए काफ़ी मशहूर हो गया था। मिस्टर लैंगडन, मैं चीफ एंडरसन हूँ, यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर। आपके लिए एक फ़ोन कॉल है, CIA के सिक्योरिटी ऑफिस से। लैंगडन ने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं मिस्टर लैंगडन, उन्होंने आपके बारे में सुना हुआ है, लीजिए बात कीजिए। लैंगडन ने फ़ोन लिया और बोला, जी हाँ, कहिए। उधर से आवाज़ आई, मिस्टर रॉबर्ट लैंगडन, डायरेक्टर NOS साटो हियर। हम लोग इस वक्त वहाँ पर जो घटना हुई है उसकी जांच कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है। लैंगडन के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने जल्दी से कहा, क्या आप पीटर सोलोमन से संबंधित हैं? आपको पता है कि अभी वो कहाँ है? उधर से साटो ने जवाब दिया, प्रोफेसर, अभी सवाल पूछने की बारी मेरी है, लेकिन पीटर सोलोमन अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है सर। किसी सिरफिरे आदमी ने अभी साटो ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, माफ कीजिएगा, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा देश एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है और मुझे कहा गया है कि आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसके आधार पर इस संकट को टाला जा सकता है। आई आस्क यू अगेन, आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? देखिए डायरेक्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ पीटर सोलोमन को ढूंढने की चिंता है। और अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है? जी नहीं सर, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एंडरसन बुरी तरह से चौंक गया। डायरेक्टर साटो के साथ बात करते हुए लैंगडन ने अभी अभी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन तभी रोटंडा के दूसरे छोर पर डायरेक्टर साटो को खुद सामने से आते हुए देखकर एंडरसन का मुंह खुला का खुला रह गया। साटो और इस बिल्डिंग में? हे भगवान, ये क्या मुसीबत आने वाली है मेरे सर पर। डायरेक्टर का काला स्वरूप अब नजदीक आता जा रहा था। उसने कान से फोन सटा रखा था और उसकी काली आंखें लैंगडन की पीठ से लेजर की तरह चिपकी हुई थी। इस बात से बेखबर लैंगडन ने फोन पर कहा, माफ कीजिएगा सर, लेकिन आप मुझसे चाहते क्या हैं? तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। वो मुड़ा और उसकी आंखें सीधे एक छोटे कद की जापानी औरत पर पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा कौंध रहा था। उसका चेहरा चितकबरा था, बाल बहुत ही कम, तंबाकू खाने से दाग पड़े हुए दांत और गले को
हॉरिजॉन्टल रूप से काटता हुआ सफेद रंग का एक दाग, जिसे देखकर बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती थी। उस औरत के हाथ में एक सेलफोन था जिसे उसने अपने कान से लगा रखा था। जब उसके होठ हिले तो लैंगडन को वही आवाज सुनाई दी जो अभी उसके फोन पर सुनाई पड़ रही थी। उसने बड़े आराम से अपना फोन मोड़कर बंद किया और लैंगडन को घूरते हुए बोली, मुझे आपसे क्या चाहिए प्रोफेसर? चलिए, सबसे पहले तो आप मुझे सर कहना बंद कीजिए। लैंगडन इतनी बुरी तरह से हड़बड़ा गया कि उसके मुंह से बोल भी ठीक से नहीं निकल पाए। मैम, मैं माफी चाहूंगा, फोन का कनेक्शन ठीक नहीं था और हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक था प्रोफेसर, और मुझे बकवास सुनना कतई पसंद नहीं है, समझे आप? अध्याय 17। डायरेक्टर एनुए साटो भयंकरता का जीता जागता नमूना थी। एक तूफानी आग उगलती औरत जिसका कद सिर्फ 4 फुट 10 इंच था, इतनी पतली जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा, ऊबड़ खाबड़ डील डॉल, चेहरे पर सफेद दाग की बीमारी जिसकी वजह से उसका रंग चितकबरा लगता था। वो करीब 10 सालों से CIA के सिक्योरिटी ऑफिस का काम संभाल रही थी। उसका दिमाग नॉर्मल दिमागों से बहुत ज्यादा ऊपर था। उसकी इंट्यूशन हमेशा सटीक बैठती थी, जिसके कारण उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। तेजी से फैल रहे गले के कैंसर और खराब भविष्य की संभावनाओं के बावजूद उसके ताव में कोई कमी नहीं आई थी। कैंसर के साथ लड़ाई ने उसका 1 महीना ले लिया था। उसके आधे वोकल कॉर्ड्स खराब हो चुके थे और उसका वजन 1/3 कम हो गया था। लेकिन 1 महीने बाद वो इस तरह से दफ्तर वापस आई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ऐसा लगता था कि शायद वो अमृत पीकर आई है। लैंगडन ने अब तक खुद को संभाल लिया था और उसने कहा, मैं दोबारा आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैम। असल में मेरे साथ एक धोखा हो गया है। जिस आदमी ने यह दावा किया कि पीटर सोलोमन उसके पास है, उसी ने मुझे धोखे से आज की शाम वॉशिंगटन DC बुलाया है। ये देखिए। उसने अपनी जैकेट से वो फैक्स बाहर निकाला जो उसे आज सुबह मिला था। ये उसने आज सुबह मुझे भेजा था। उसने मुझे जहाज़ का टेल नंबर भी बताया था और मैंने उसे नोट कर लिया था। अगर आप चाहें तो FAA को फ़ोन करके पता कर सकती हैं। साटो ने उसके हाथों से कागज़ झटक लिया और बिना पढ़े अपनी जेब में रख लिया। देखिए प्रोफेसर, मेरे हाथों में इस जांच की जिम्मेदारी है और जो मैं जानना चाहती हूँ, अगर वो आप मुझे नहीं बताएंगे तो शायद ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। और तुम चीफ एंडरसन, क्या तुम मुझे ये बताने की जहमत उठाओगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? एक गार्ड ने मुझे बताया है कि तुम्हें ज़मीन पर किसी इंसान का हाथ मिला है। क्या ये सच है? जी मैम, बस कुछ ही मिनटों पहले, एंडरसन ने कहा। और इसके बावजूद जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो मैम, मुझे लगा कि आपको पता होगा। मुझसे झूठ मत बोलो। लेकिन मैम, हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। मुझे इस बात पर पूरा संदेह है, समझे? फॉरेंसिक की टीम बस आने ही वाली है मैम। जिसने भी ये किया है उसकी उंगलियों के निशान ज़रूर मिल जाएंगे। ओह, तो एंडरसन, तुम्हें ये लगता है कि जो आदमी सुरक्षा चेक पॉइंट से गुजरकर इस हाथ को यहाँ लाकर छोड़कर बड़ी ही सफाई से तुम्हारे आदमियों की नज़रों से बचकर बाहर भी निकल गया, वो इतना गधा होगा कि इसके ऊपर अपनी उंगलियों के निशान छोड़कर जाएगा? हो सकता है मैम, आपकी बात ठीक हो, लेकिन जांच करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से अभिमुक्त करती हूँ। अब ये काम मैं देखूंगी। लेकिन मैम, ये OS की जिम्मेदारियों में नहीं आता। बिल्कुल आता है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। नेशनल सिक्योरिटी? एंडरसन ने हैरानी से कहा। लैंगडन भी उतना ही भौचक्का नजर आ रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि साटो का मकसद पीटर सोलोमन को ढूंढना नहीं था। वो तो किसी और ही चक्कर में इस केस पर काम कर रही थी। उसने सधे स्वर में कहा, देखिए मैम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हाथ पीटर सोलोमन का ही है। मैं उसकी अंगूठी को पहचानता हूँ और उसके हाथों को भी। हालांकि इस पर जो टैटू बने हैं वो नए हैं, किसी ने हाल ही में ये काम किया है। यहाँ आने के बाद पहली बार साटो थोड़ी अचकचाई हुई दिखाई दी। क्या कहा आपने? हाथ पर टैटू बना है? जी हाँ, अंगूठे पर एक मुकुट का निशान है और बीच वाली उंगली पर स्टार का। और हालांकि बाकी 3 उंगलियां आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि उनके ऊपर भी टैटू बने होंगे। इस बात को सुनकर साटो और भी हैरान हो गई। उसने एंडरसन को इशारा करके कहा, चीफ, जरा बाकी उंगलियों के छोरों को देखो तो। एंडरसन हाथ पर झुक गया। अपने गालों को फर्श के करीब ले जाकर उसने हाथ को छुए बिना बंधी हुई मुट्ठी के अंदर झांका। फिर बोला, ये आदमी ठीक कह रहा है। सभी उंगलियों के छोर पर टैटू बने हैं।
हालांकि मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं कि वो क्या चीज है। लैंगडन ने सपाट स्वर में कहा। मैं बताता हूं। वो हैं सूरज, लैंप और चाबी। उंगलियों के छोरों पर इस तरह के बने हुए निशान वाला हाथ एक बहुत ही पुराना सिंबल है। इसे हैंड ऑफ मिस्ट्रीज कहा जाता है। साटो की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। इस चीज का कोई नाम भी होता है? जी हाँ, ये प्राचीन जमाने का एक बहुत ही गोपनीय सिंबल है। क्या मैं पूछ सकती हूँ प्रोफेसर कि आखिर ये सिंबल कैपिटॉल में क्यों रखा हुआ है? वो तो मुझे पता नहीं मैम, लेकिन पुराने जमाने में इसे एक इनविटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इनविटेशन? किस चीज के लिए इनविटेशन? साटो ने पूछा। लैंगडन ने एक ठंडी सांस ली और बोला, सदियों से हैंड ऑफ मिस्ट्रीज का इस्तेमाल एक तरह के रहस्यवादी बुलावे के तौर पर किया जाता रहा है। बेसिक रूप से ये गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक आमंत्रण का प्रतीक है। ऐसा सुरक्षित और गोपनीय ज्ञान जो कुछ ही खास लोगों को पता होता है। साटो ने अपने दुबले पतले हाथों को मोड़ते हुए अपनी काली आंखों से उसे तीखी नजरों से घूरा और फिर बोली, बहुत बढ़िया प्रोफेसर। जो आदमी ये दावा कर रहा है कि उसे कतई पता नहीं कि वो यहाँ क्यों आया है, उसकी हैसियत से तो आप कुछ ज्यादा ही जानते लगते हैं। अध्याय 18। कैथरीन सोलोमन ने लैब वाला अपना सफेद कोट पहन लिया और अपना रूटीन का काम करने लगी, जिसे उसका भाई चक्कर लगाना कहता था। उसने मैकेनिकल रूम में झांक कर देखा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ठीक से काम कर रहा था। उसके बैकअप टैंक पीछे के रैक पर सही तरीके से रखे हुए थे। कैथरीन हॉल में डेटा स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ गई। हमेशा की तरह 2 एक्स्ट्रा होलोग्राफिक बैकअप यूनिट आराम से अपना काम कर रहे थे। ये दोनों यंत्र बिल्कुल एक जैसे थे और आपस में सिंक्रोनाइज्ड थे। वे उसके काम की बिल्कुल एक जैसी 2 कॉपियां तैयार करके बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। आमतौर पर बैकअप के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इनको 2 अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, लेकिन कैथरीन और उसका भाई इस बात पर सहमत थे कि इस काम के लिए गोपनीयता ज्यादा जरूरी थी। अगर ये आंकड़े एक बार इस बिल्डिंग से बाहर रखे सर्वर पर डाले गए तो फिर वो इसकी गोपनीयता के बारे में पूरी तरह से निश्चिंत नहीं रह सकते थे। वहां का काम सुचारू ढंग से चल रहा है, इस बारे में आश्वस्त होने के बाद वो हॉलवे में वापस लौट गई। लेकिन कोने की तरफ मुड़ते हुए उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने देखा कि सारे यंत्रों से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो तेजी से उसके पास जाकर उसे देखने लगी। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि कंट्रोल रूम के प्लेक्सी ग्लास दीवार के पीछे से ये रोशनी आ रही थी। वो तेजी से लैब की दूसरी तरफ गई और कंट्रोल रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने उसे झटके से खोल दिया। तेजी से अंदर घुसते हुए उसने कहा, तो तुम यहाँ हो पीटर। कंट्रोल रूम के अंदर कंसोल पर बैठी मोटी सी औरत एकदम से उछल पड़ी। ओ माय गॉड कैथरीन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये ट्रिश डुन थी, जो कैथरीन के लिए मेटा सिस्टम एनालिस्ट का काम करती थी। वो छुट्टी के दिन कभी काम पर नहीं आती थी। कैथरीन के अलावा बस वही एक थी जिसे यहाँ आने की इजाजत थी। 26 साल की रेड हेड ट्रिश बेहतरीन डेटा मॉडलर थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात वो कंट्रोल रूम के प्लाज्मा वॉल पर दिख रहे डेटा का एनालिसिस कर रही थी। उसने कहा, ओह सॉरी कैथरीन, मुझे पता नहीं था कि तुम आ चुकी हो। मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के यहाँ पहुँचने से पहले अपना काम खत्म करना चाहती थी। क्या तुमने उससे बात की है ट्रिश? उसे काफ़ी देर हो चुकी है और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। ट्रिश ने नामे सिर हिलाया और बोली, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने जो आईफोन उनको दिया है वो अब भी उसे चलाना सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। ट्रिश की वहाँ मौजूदगी से अचानक कैथरीन के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है ट्रिश कि आज रात तुम यहाँ पर हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक काम के लिए तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जो आप कहें, प्लीज़ बताइए। असल में ट्रिश, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें किस तरह से बताऊँ, लेकिन आज मैंने एक अजीब सी कहानी सुनी है। मुझे ये कहानी काल्पनिक लगती थी, लेकिन आज मुझे किसी विश्वस्त स्रोत से पता चला है कि ये कहानी सच है। मुझे अपने भाई से इसके बारे में बात करनी है, लेकिन शायद उससे पहले तुम इस पर रोशनी डालने में मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इतिहास में पहले कभी किसी ने इस कहानी को सच साबित किया है कि नहीं। ट्रिश ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, पूरे इतिहास में? हाँ ट्रिश, दुनिया में कहीं भी, किसी भी भाषा में, इतिहास के किसी भी वक्त या युग के दौरान। ये एक अजीब सी फरमाइश थी, लेकिन ट्रिश के लिए ये करना संभव था। 10 साल पहले तक ये काम शायद असंभव होता,
लेकिन आज इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब और दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों और म्यूजियमों के डिजिटाइज हो जाने के बाद कैथरीन की इस फरमाइश को ज़रूर पूरा किया जा सकता था। इसके लिए एक नॉर्मल से सर्च इंजन की ज़रूरत होगी जिसके साथ ट्रांसलेशन के मॉड्यूल और कुछ चुनिंदा कीवर्ड जुड़े होंगे। ट्रिश को कई बार कुछ खास तरह के ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR ट्रांसलेशन मॉड्यूल बनाने के लिए कहा जाता था ताकि उन कोट्स का उन अनजानी भाषाओं से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जा सके। शायद दुनिया में वो अकेली मेटा सिस्टम एनालिस्ट थी जिसने प्राचीन फ्रिशियन, मायक और एक्वेडियन भाषाओं के लिए भी OCR मॉड्यूल्स तैयार किए थे। मॉड्यूल से उसे बेशक इस काम में मदद मिल सकती थी, लेकिन सर्च स्पाइडर के लिए सही कीवर्ड्स का चुनाव करना ही असली पेच था। कैथरीन ने पहले से ही कीवर्ड्स लिखने शुरू कर दिए थे। उसने कागज के एक टुकड़े पर कई कीवर्ड्स लिखने के बाद एक पल के लिए सोचा और फिर कुछ और शब्द लिख दिए। फिर वो कागज उसने ट्रिश के हाथों में थमा दिया। ट्रिश ने उन शब्दों पर नजर डाली और उसकी आंखें फैल गईं। ये कैथरीन किस तरह के अजीब पागलपन वाली कहानी की तलाश कर रही है। इनमें से एक शब्द को तो ट्रिश जानती तक नहीं थी। क्या ये इंग्लिश का शब्द था? उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें ये सारे शब्द एक जगह पर मिल जाएंगे? मैं कोशिश जरूर करना चाहूंगी ट्रिश। इसका नतीजा मिलने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? ट्रिश ने कुछ सोचा, फिर बोली, स्पाइडर को लिखने और उसे इस्तेमाल में लाने में कुछ मिनट लग सकते हैं। उसके बाद स्पाइडर को सारी पॉसिबिलिटीज को ढूंढने में शायद 15 मिनट लग जाएंगे। ओह, इतनी जल्दी हो जाएगा ये? जी हाँ, मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी जिसे डेलीगेटर कहते हैं। ये काफ़ी तेज़ होता है। असल में ये प्रोग्राम दूसरों के सर्च इंजन को हमारा काम करने को कहता है। अधिकतर डेटाबेसेस के अंदर ही सर्च करने की प्रणाली बनी होती है, जैसे लाइब्रेरीज में, म्यूजियम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और सरकारों के पास। मैं एक ऐसा स्पाइडर लिख रही हूँ जो उनके सर्च इंजन्स को तलाश करता है और उसमें अपने कीवर्ड्स डालकर उन्हें सर्च करने को कहता है। इस तरह हम हजारों सर्च इंजन्स की ताकत को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुरंत आपको बता दूंगी। थैंक यू ट्रिश, मैं लाइब्रेरी में हूँ। कैथरीन बाहर निकल गई और ट्रिश बैठकर प्रोग्राम लिखने लगी। सर्च स्पाइडर के लिए कोडिंग करना उसकी काबिलियत के सामने बहुत ही छोटा सा काम था, लेकिन ट्रिश डुन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कैथरीन सोलोमन के लिए वो लड़की कुछ भी कर सकती थी। कभी कभी तो ट्रिश को अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं होता था कि वो उसे इतनी अच्छी जगह कैसे ले आया था। ये 1 साल से बस थोड़ा पहले की ही बात थी। ट्रिश ने देश की एक हाईटेक कंपनी के क्यूबिकल फार्म में मेटा सिस्टम एनालिस्ट का काम छोड़ दिया था। अपने खाली टाइम में वो फ्रीलांसिंग करती थी। उसने एक इंडस्ट्री ब्लॉग लिखना शुरू किया था, फ्यूचर एप्लीकेशंस इन कंप्यूटेशनल मेटा सिस्टम एनालिसिस। वैसे उसे लगता नहीं था कि इसे कोई पढ़ता भी होगा। तभी एक शाम उसके फ़ोन की घंटी बजी। ये कैथरीन सोलोमन थी। ट्रिश तो जैसे वहीं बेहोश ही हो गई। वो कैथरीन सोलोमन और उसके काम के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। कैथरीन ने उसे बताया कि उसने ट्रिश का लिखा ब्लॉग पढ़ा और उसी से प्रभावित होकर उसे कॉल किया है। इतनी बड़ी हस्ती से बात करते समय ट्रिश काफ़ी सदमे में थी। वो दोनों कई मिनट तक मेटा सिस्टम की फील्ड में ट्रिश के काम के बारे में बातें करती रहीं। फिर अगले दिन कैथरीन ट्रिश के घर पर आई और उन्होंने फिर से 2-3 घंटे तक बातें की। और कैथरीन के वहाँ से विदा लेने से पहले वो दुनिया की सबसे अनोखी और अजीब लैब में मेटा सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर नियुक्त की जा चुकी थी। अध्याय 19। डायरेक्टर एनुए साटो अपने हाथ बांधे खड़ी थी। उसकी अविश्वास भरी आंखें लैंगडन पर टिकी थीं। उस आदमी ने आपसे किसी प्राचीन पोर्टल की चाबी खोलने को कहा। मैं इस बात का क्या मतलब निकालूं प्रोफेसर? लैंगडन ने हौले से कंधे उचकाए और बोला, उसने मुझे बिल्कुल यही बात कही थी कि कोई प्राचीन पोर्टल इसी इमारत में कहीं छिपा हुआ है। मैंने उसे कहा कि मैं किसी पोर्टल वोर्टल के बारे में नहीं जानता हूँ। तो फिर उसे ये क्यों लगता है कि आप उसे ढूंढ सकते हैं? अब ये बात मुझे कैसे पता होगी डायरेक्टर? मुझे तो लगता है कि वो आदमी पागल है। और उसने तो मुझसे ये भी कहा था कि रास्ता पीटर दिखाएगा। और हाँ, जिस आदमी ने मुझे बुलाया था सिर्फ उसी को पता था कि मैं आज रात कैपिटॉल पहुंच रहा हूं। इसलिए जिस किसी ने भी आपको मेरे यहाँ होने की खबर दी है वही आपका ये अपराधी होना चाहिए। मेरी सलाह तो ये है। साटो ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे ये जानकारी कहाँ से मिली इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इस समय मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस आदमी के साथ सहयोग करना, और मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ आप ही हैं जो उसकी मांगी हुई चीज उसे दे सकते हैं।
लैंगडन ने भी नाराजगी से कहा। और मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अपने दोस्त का पता लगाना। साटो ने एक गहरी सांस ली। अब उसके धैर्य की पूरी परीक्षा हो रही थी। उसने कहा, अगर हम मिस्टर सोलोमन को ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही चारा है प्रोफेसर, उस आदमी की मदद करना जिसे शायद पता है कि पीटर कहाँ है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाकर कह सकती हूँ कि इस आदमी की मांग को तुरंत पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। लैंगडन अभी भी झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन कैसे? उस प्राचीन पोर्टल का पता लगाकर और फिर उसे खोलकर? ऐसा कोई पोर्टल है ही नहीं डायरेक्टर साटो, ये कोई सिरफिरा इंसान है। साटो उसके थोड़ा नजदीक आ गई और फिर धीरे से बोली, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके इस सिरफिरे आदमी ने 2 बेहद होशियार लोगों को आज सुबह सुबह बेवकूफ बनाया है, तो मेरे धंधे में हमें ये सीखना होता है प्रोफेसर कि पागलपन और टैलेंट के बीच में जो लकीर होती है वो बहुत ही महीन होती है। इस आदमी की बातों पर गौर करना हम सब के लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन मैम, उसने एक जिंदा आदमी का हाथ काटा है। मैं तुमसे यही तो कह रही हूं प्रोफेसर, ऐसा काम कोई ढुलमुल इरादों वाला या अस्थिर दिमाग वाला आदमी नहीं कर सकता। और उससे भी ज्यादा ये कि इस आदमी को ये यकीन है कि आप उसका काम कर सकते हैं। उसने आपको इतनी दूर वॉशिंगटन से यहाँ बुलाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। और जैसा कि आपने बताया, आपको यहाँ बुलाने के लिए भी तो पीटर ने ही उसे कहा है। देखिए मैम, मुझे पूरा यकीन है कि पीटर ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, और अगर कहा भी होगा तो किसी दबाव में या जोर जबरदस्ती के कारण कहा होगा। हो सकता है इस आदमी ने उसे टॉर्चर किया हो और उससे बचने के लिए उसने मेरा नाम ले दिया हो। साटो ने लैंगडन से एक अजीब सा सवाल किया। एक बात बताइए प्रोफेसर, आप और पीटर सोलोमन दोनों ही इस तरह की चीजों में रुचि रखते हैं, जैसे रहस्य, ऐतिहासिक रूप से अजीबोगरीब चीजें, रहस्यवाद वगैरह। तो पीटर के साथ आपकी बातचीत में उन्होंने कभी आपको वॉशिंगटन डीसी के गुप्त पोर्टल के बारे में नहीं बताया? लैंगडन को यकीन नहीं हो रहा था कि CIA का एक सीनियर ऑफिसर उससे ये सवाल पूछ रहा था। उसने कहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ, पीटर और मैं काफी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बातें किया करते थे। लेकिन यकीन मानिए, अगर उसने मुझसे किसी प्राचीन पोर्टल के यहाँ छुपे होने की बात कही होती तो मैं उससे कहता कि जाके अपने दिमाग का चेकअप कराए, खास करके कोई ऐसा पोर्टल जो प्राचीन रहस्यों को खोलता है। अच्छा ठीक है, ये बताइए प्रोफेसर, उस आदमी ने आपसे क्या कहा था कि ये पोर्टल कहाँ जाता है? अरे उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी डायरेक्टर। रहस्यमय दरवाजे से होकर प्राचीन काल के गुप्त ज्ञान को पाने के लिए हैंड ऑफ मिस्ट्रीज को एक फॉर्मल इन्विटेशन माना जाता है। ये शक्तिशाली ज्ञान ही वो प्राचीन रहस्य है, या फिर सदियों से खोया हुआ ज्ञान। और ये प्राचीन रहस्य और ज्ञान है क्या भला? साटो ने अगला सवाल किया। लैंगडन ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर संक्षेप में कहें तो प्राचीन रहस्य पुराने जमाने के ज्ञान को कहते हैं जो लोगों ने बहुत पहले इकट्ठा किया था। इस ज्ञान का एक अजीब सा पहलू है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पर अमल करने वाले लोगों को इंसान के दिमाग में सोई रहने वाली कुछ बहुत ही पावरफुल क्षमताएं हासिल हो जाती हैं। जिन ज्ञानी लोगों के पास ये नॉलेज थी, उन्होंने इसे आम लोगों से बचाकर रखने की शपथ खाई थी, क्योंकि बिना दीक्षा प्राप्त किए लोगों के लिए ये जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता था। इस सूचना को ठीक उसी वजह से छुपाकर रखा गया जिस वजह से हम बच्चों से दिया सलाई छिपाकर रखते हैं। सही हाथों में जाए तो हमें आग से रोशनी मिल सकती है, लेकिन गलत हाथों में जाकर वो विनाशकारी हो सकता है। साटो ने हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अगर वो आदमी आपको सिर्फ किसी पोर्टल को ढूंढने को कह रहा है तो फिर वो आपसे सीधे सीधे ये बात क्यों नहीं कह सकता? इतना तमाशा किस लिए? वो आपके सामने ये टैटू लगा हुआ हाथ क्यों दिखा रहा है? लैंगडन भी अपने आप से यही सवाल पूछ रहा था और इसका जवाब उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसने कहा, ऐसा लगता है मैम कि जिस आदमी से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं वो दिमागी तौर से असंतुलित होने के साथ साथ काफी पढ़ा लिखा भी है। ये हाथ इस बात का प्रतीक है कि वो रहस्यों और उनकी गोपनीयता की कोड भाषा में पारंगत है। और ये बात तो साफ ही है कि इस कमरे की हिस्ट्री भी उसे अच्छी तरह से मालूम है। आज की रात उसने यहाँ जो कुछ भी किया है वो बहुत ही प्राचीन प्रोटोकॉल के हिसाब से किया है। ट्रेडिशनल रूप से देखें तो हैंड ऑफ मिस्ट्रीज एक तरह का सीक्रेट इन्विटेशन है और इसीलिए उसे किसी पवित्र जगह में ही दिखाया जा सकता है, और उसने वही किया है। साटो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
ये अमेरिका के कैपिटॉल बिल्डिंग का रोटंडा है प्रोफेसर, कोई पवित्र मकबरा नहीं है। लैंगडन ने जवाब दिया, असल में मैं ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस को जानता हूँ जो आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। इसी दौरान शहर के दूसरे छोर पर ट्रिश डुन अपने क्यूब के अंदर प्लाज्मा वॉल की रोशनी में बैठी हुई थी। उसने अपना सर्च स्पाइडर तैयार कर लिया था और उसमें कैथरीन के दिए 5 कीवर्ड भी उसने टाइप कर दिए थे, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा। उसने बिना किसी खास उम्मीद के स्पाइडर को चालू कर दिया, जैसे कि उसने दुनिया भर में फैले गो फिश गेम की शुरुआत कर दी हो। तूफान की गति से इन कीवर्ड्स की दुनिया भर के लिखित शब्दों से तुलना चालू हो गई ताकि बिल्कुल सटीक नतीजे हासिल हो सकें। अध्याय 20। लैंगडन पीटर को ढूंढने के लिए बेचैन था। उसने जल्दी से अपनी घड़ी पर नजर डाली। 7:58 हुए थे और अब तक वो समझ चुका था कि जब तक ओएस की इस डायरेक्टर को उसके काम की जानकारी हासिल नहीं हो जाती तब तक वो उसका पिंडा नहीं छोड़ने वाली थी। साटो ने उससे सवाल किया, अभी अभी आपने कहा प्रोफेसर कि ये रोटंडा प्राचीन रहस्यों की नज़र से काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो ज़रा मुझे इसके बारे में थोड़ा खुलकर बताइए। लैंगडन जानता था कि उसे बड़े ही नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहनी होगी। उसने वॉशिंगटन डीसी में भरे रहस्यवादी संकेतों के बारे में पूरा का पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया था। इस बिल्डिंग के बारे में तो अनगिनत रहस्य बताए जाते थे। उसने बोलना शुरू किया, हमारे जिन पुरखों ने इस शहर की नींव रखी थी उन्होंने सबसे पहले इसका नाम रखा था रोम। उन्होंने इसकी नदी का नाम रखा था टाइबर और एक पुराने स्टाइल की राजधानी बनाई थी जिसमें पैंथियन थे और मंदिर थे, जिसको चारों तरफ ऐतिहासिक देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया था, जैसे कि अपोलो, मिनर्वा, वीनस, हीलियोस, वुल्कॉन, जुपिटर वगैरह। इसके बीचों बीच उन लोगों ने दुनिया के कई और पुराने नगरों की तरह प्राचीन काल को अमर श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिस्री स्टाइल का चौकोर स्मारक स्तंभ भी बनाया था जिसे ओबेलिस्क कहते हैं। ये स्तंभ कायरो और अलेक्जेंड्रिया के स्तंभों से भी बड़ा था, 555 फुट ऊंचा, 30 मंजिल से भी ज्यादा। ये उन पुरखों को धन्यवाद देने के लिए स्थापित किया गया था जिनके ऊपर इसका नया नाम पड़ा था, और वो नया नाम था वॉशिंगटन। अब सदियों के बाद जब अमेरिका ने राजसत्ता और धर्म को एक दूसरे से अलग घोषित कर दिया, उस वक्त ये रोटंडा प्राचीन काल की धार्मिक रोशनी से चमक रहा था। रोटंडा के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग तरह के देवता थे, जिनकी संख्या रोम के पैंथियन से भी ज्यादा थी। रोम के पैंथियन को 609 ईस्वी में ईसाई धर्म में बदल दिया गया था, लेकिन इस पैंथियन का कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। इसके असली इतिहास के अवशेष यहाँ अभी भी दिखाई देते हैं। इस रोटंडा को रोम की सबसे पूज्य समाधि के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, द टेम्पल ऑफ वेस्टा। रोम में बना टेम्पल ऑफ वेस्टा गोल आकार का था। उसके फर्श में एक बड़ा सा गड्ढा बना था जिसका उपयोग करके कुंवारी सन्यासिनों यानी नन्स का एक ग्रुप ज्ञान की ज्वाला यानी फायर ऑफ एनलाइटनमेंट की देखभाल करता था ताकि ये ज्वाला कभी बुझ ना पाए। साटो ने कंधे उचकाए और बोली, रोटंडा गोल तो है लेकिन मुझे इसके फर्श में तो कोई गड्ढा नहीं दिखाई देता। जी नहीं मैम, वो गड्ढा अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन कई सालों तक इस फर्श पर एक गड्ढा होता था जो ठीक उसी जगह पर था जहां अभी पीटर का हाथ रखा हुआ है। इस गड्ढे को बाद में बंद कर दिया गया था, लेकिन काफी टाइम तक जो लोग यहाँ आते थे वो इसके ठीक नीचे जल रही मशाल को देख सकते थे। फर्श में बने छेद से ये आग नजर आती थी, जिसकी वजह से ये कमरा एक तरह से आधुनिक टेम्पल ऑफ वेस्टा के जैसे था। इस बिल्डिंग का अपना खास वेस्टल वर्जिन भी होता था जो एक सरकारी नौकर होता था। उसे तहखाने का सेवक कहा जाता था। उसका काम था इस मशाल को लगातार 50 सालों तक जलाए रखना, लेकिन आखिरकार पॉलिटिक्स, धर्म और धुएं ने इस चिंगारी को बुझा ही दिया। एंडरसन और साटो दोनों ही ये सारी बातें सुनकर हैरान थे। साटो ने कहा, इसका मतलब ये हुआ प्रोफेसर कि आपका ये मानना है कि जिस आदमी ने पीटर का हाथ यहाँ रखा है वो ये सारी बातें जानता है? जी हाँ मैम, ये तो जाहिर ही है, बल्कि वो इससे और भी बहुत कुछ ज्यादा भी जानता है। इस कमरे में कई ऐसे सिंबल्स हैं जो प्राचीन रहस्यों में आस्था को दिखाते हैं। अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता दूं कि इंसान के देवता बनने के प्रोसेस को एपोथियोसिस कहा जाता है, और इंसान के देवता बनने की ये थीम इस रोटंडा के अंदर मौजूद सिंबल्स का सेंट्रल पॉइंट है। एंडरसन चौंक कर इस तरह से मुड़ा जैसे उसने कोई जाना पहचाना शब्द सुन लिया हो। क्या कहा आपने प्रोफेसर? एपोथियोसिस? इस शब्द का मतलब होता है भगवान बनना।
ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। साटो ने हैरानी से पूछा। मैं कुछ समझी नहीं चीफ, आप क्या कहना चाहते हैं? जवाब लैंगडन ने दिया। मैम, इस इमारत की सबसे बड़ी पेंटिंग का नाम है द एपोथियोसिस ऑफ वॉशिंगटन। इसमें एकदम साफ साफ वॉशिंगटन को भगवान बनते हुए दिखाया गया है। साटो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, उसने कहा। लैंगडन ने अपनी बीच वाली उंगली उठाकर सीधे ऊपर की तरफ इशारा किया और बोला, असल में मैम, मुझे लगता है कि आपने इसे जरूर देखा होगा, क्योंकि ये ठीक आपके सिर के ऊपर है। अध्याय 21। कैपिटॉल के रोटंडा की छतरी पर बना एपोथियोसिस ऑफ वॉशिंगटन 4664 फुट का म्यूरल सन 1865 में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाया था कॉन्स्टेंटिनो ब्रूमिडी ने। ब्रूमिडी को कैपिटॉल का माइकल एंजेलो कहा जाता है। माइकल एंजेलो की ही तरह ब्रूमिडी ने भी वेटिकन के अंदर ही अपनी कुछ सबसे बेहतरीन कलाकृतियां बनाई थी। लैंगडन ने गुंबद के बीचों बीच 180 फुट ऊपर इशारा करते हुए कहा, ये देखिए, बीच वाले पैनल में जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर है। आप देख सकती हैं कि उन्होंने शाही पोशाक पहन रखी है। उनके चारों तरफ 13 नौकरानियां हैं जो नश्वर मनुष्य से दूर बादलों की तरफ जा रही हैं। ये उनके अपोथियोसिस यानी इंसान से देवता बनने का पल है। इनके पास में ही आप कुछ अजीब पुराने जमाने की आकृतियों को देख सकते हैं। वो हैं वो प्राचीन देवता जो हमारे पुरखों को बहुत ही ऊंचे स्तर का ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ मिनर्वा हमारे देश के महान आविष्कार करने वालों को तकनीक की प्रेरणा दे रही हैं, जैसे कि बेन फ्रैंकलिन, रॉबर्ट फुल्टन, सैमुअल मोर्स वगैरह। और वो वहाँ देखिए, वुल्कॉन स्टीम इंजन बनाने में हमारी मदद कर रहा है। उनकी बगल में नेपच्यून है जो अटलांटिक समुद्र के आर पार केबल बिछाना सिखा रहा है। पेंटिंग में साफ साफ दिखाया गया है कि हमारे पुरखे किस तरह से देवताओं से ज्ञान ले रहे हैं। असल में ज्ञान ही सबसे परम शक्ति है और सही ज्ञान इंसान को देवताओं के जैसा बना सकता है और उसको चमत्कार करने की शक्ति भी दे सकता है। साटो ने अपने होंठ भींच लिए। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर वो ऊपर गुंबद की तरफ उस दिशा में देखने लगी जिधर पीटर की उंगली इशारा कर रही थी। एक बात बताइए प्रोफेसर, आपको ये कहा गया था ना कि पीटर रास्ता दिखाएगा, क्या ये सच है? जी हाँ मैम। तो ठीक है चीफ एंडरसन, क्या आप हमें वो पेंटिंग थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे? क्योंकि पीटर का ये जो हाथ है ये ठीक उसी पेंटिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो हमें ऊपर जाने को कह रहा है। एंडरसन ने उसे टोकते हुए कहा, असल में मैम, बहुत कम लोगों को पता है कि इस गुंबद के अंदर एक षटकोण के आकार का बॉक्स बना हुआ है जो पोर्टल की तरह से खुलता है और आप उसके अंदर से नीचे झांक सकते हैं। लैंगडन ने उसे टोकते हुए कहा, अरे एक सेकंड रुकिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। वो आदमी जिस पोर्टल को ढूंढ रहा है वो सिर्फ सिंबॉलिक पोर्टल है, एक ऐसा दरवाजा जिसका असली में कोई अस्तित्व नहीं है। जब उसने ये कहा कि पीटर रास्ता दिखाएगा तो वो सिंबॉलिक तरीके से बात कर रहा था। ऊपर की तरफ इशारा करते हुए हाथ की मुद्रा, जिसमें बीच वाली उंगली और अंगूठा ऊपर की तरफ है, ये प्राचीन रहस्यों का एक फेमस सिंबल है। ये इंसानों और देवताओं के बीच रहस्य भरे संबंधों का प्रतीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस रोटंडा में दिखाई देने वाला पीटर का ये हाथ इस तरह का पहला हाथ नहीं है। साटो ने उसकी तरफ ऐसे देखा मानो वो पागल हो गया हो। क्या कहा आपने प्रोफेसर? लैंगडन ने उसके ब्लैकबेरी फोन की तरफ इशारा किया और बोला, आप जॉर्ज वॉशिंगटन ज्यूस गूगल कीजिए। साटो को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने टाइप करना शुरू किया। लैंगडन ने कहा, इस रोटंडा में कभी जॉर्ज वॉशिंगटन की एक विशाल मूर्ति होती थी जिसमें उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं होता था, यानी देवताओं की तरह से दिखाए गए जॉर्ज वॉशिंगटन। उनके बाएं हाथ में तलवार होती थी और दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ होता था। उसका अंगूठा और बीच की उंगली ऊपर की तरफ इशारा करते हुए होते थे। तभी ऐसा लगा जैसे साटो को कोई ऑनलाइन तस्वीर दिखाई दी और वो चौंक कर बोली, ये जॉर्ज वॉशिंगटन है? जी हाँ मैम, इनको ज्यूस की तरह से दिखाया गया है। जब होरेशियो ग्रेनॉग द्वारा जॉर्ज वॉशिंगटन की इस तस्वीर का उद्घाटन रोटंडा में किया गया था तो मजाक में कई लोग कहा करते थे कि वॉशिंगटन आसमान की तरफ अपने लिए कपड़े ढूंढने के लिए बेचैन होकर इशारा कर रहे हैं। लेकिन काफी समय बीतने के बाद ये मजाक वाली बात विवादों में बदल गई और उस मूर्ति को यहाँ से हटाकर पूर्वी बगीचे की एक हट में रख दिया गया। अभी ये मूर्ति स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में रखी हुई है। साटो अपने ब्लैकबेरी फोन पर कोई नंबर डायल करने लगी।
फिर कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और लैंगडन की तरफ मुड़ गई। उसने कहा, मेरे दफ्तर के साथियों ने अपनी तरफ से खोजबीन की है। उन्होंने हैंड ऑफ मिस्ट्रीज वाली आपकी बात को सही पाया है। आपने जो दूसरी सारी सूचनाएं दी थीं वो भी सारी सही हैं, जैसे कि 5 उंगलियों के छोर पर बने तारे, सूरज, चाबी, मुकुट और लालटेन के टैटू, और ये बात कि इस हाथ का इस्तेमाल ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनविटेशन के तौर पर किया जाता था। और अब इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगी कि आपको आज की रात यहाँ क्यों बुलाया गया है प्रोफेसर? वो आपको इतना खास क्यों समझ रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ आपको ही मालूम है? लैंगडन ने नाराज होकर कहा, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मैं नहीं जानता कि वो आदमी ऐसा क्यों सोचता है कि मैं सब जानता हूँ। अगर मुझे जरा भी पता होता कि अब आगे क्या करना है तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ट्रेडिशनल रूप से जो तरीका होता है उसमें हैंड ऑफ मिस्ट्रीज को टीचर द्वारा अपने स्टूडेंट की तरफ बढ़ाया जाता है और फिर इसके थोड़ी देर बाद कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि मंदिर का रास्ता, गुरु का नाम, इसी तरह की चीजें। लेकिन इस आदमी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? मुश्किल से 5 टैटू, जो कि लैंगडन बोलते बोलते अचानक रुक गया। क्या हुआ प्रोफेसर? साटो ने पूछा। लैंगडन बिना कोई जवाब दिए फिर से हाथ की तरफ देखने लगा। 5 टैटू। अब उसे लग रहा था कि उसकी बात शायद पूरी तरह से सही नहीं थी। अरे बोलिए ना, क्या हुआ प्रोफेसर? लैंगडन उस हाथ की तरफ थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, उस आदमी ने शायद पीटर की मुट्ठी में तो कुछ नहीं रख दिया है, जैसे कि कोई नक्शा, चिट्ठी या फिर कोई निर्देश? एंडरसन ने जवाब दिया, जी नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि बाकी तीनों उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंधी हुई नहीं हैं और उनके बीच में कोई कागज या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो एंडरसन, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कुछ होना चाहिए। वो घुटनों के बल नीचे झुककर पीटर की उंगलियों के अंदर उसकी हथेली के छिपे हुए हिस्से को देखने की कोशिश करने लगा। क्या कुछ दिखाई दिया? साटो ने पूछा। जी नहीं, ठीक से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उंगलियां ऐसे एंगल पर मुड़ी हुई हैं कि कुछ पता नहीं लग रहा है। साटो ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, उफ, भगवान के लिए, अगर ऐसा है तो इस बला को अभी खोल देते हैं। उसने फुर्ती से अपनी जेब से एक पेन निकाला और उसे पीटर की अंदर की तरफ मुड़ी 3 उंगलियों के बीच डाल दिया। इसके बाद वो एक एक करके उंगलियों को सीधा करने लगी। अंत में तीनों उंगलियां सीधी हो गईं और पीटर की हथेली साफ साफ नजर आने लगी। उसने लैंगडन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। ये लीजिए प्रोफेसर, एक बार फिर। अध्याय 22। कैथरीन लाइब्रेरी में परेशान सी चक्कर काट रही थी। वो ट्रिश के सर्च स्पाइडर के नतीजों का इंतजार कर रही थी। साथ ही वो अपने भाई का फोन या मैसेज आने का भी इंतजार कर रही थी और वो उस आदमी के फोन का भी इंतजार कर रही थी जो इन सारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार था। वैसे तो कैथरीन नए लोगों से परिचय बढ़ाने के बारे में बहुत ही सावधानी बरतती थी, लेकिन आज दोपहर वो जिस आदमी से मिली थी उसने कुछ ही मिनटों में कैथरीन का भरोसा हासिल कर लिया था, और वो भी पूरी तरह से। आज दोपहर खाने के बाद कैथरीन इस हफ्ते की वैज्ञानिक पत्रिकाओं को पढ़ रही थी। तभी उस आदमी का फोन आया था। उस आवाज में एक अजीब सा हल्कापन था। मिस सॉलोमन, मेरा नाम डॉक्टर क्रिस्टोफर एबेडन है। मैं सोच रहा था कि आपसे थोड़ी देर के लिए आपके भाई के बारे में कुछ बातें करूं। कैथरीन ने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, और आपको मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर कहाँ से मिला? उस आदमी ने गला साफ किया, जैसे कि परिस्थिति थोड़ी अजीब सी हो गई हो। ओह, मैं माफ़ी चाहूँगा मिस सॉलोमन, मुझे लगा था कि शायद आपके भाई ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। मैं उनका डॉक्टर हूँ। आपका मोबाइल नंबर उनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर दर्ज था। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? कैथरीन ने चिंतित होते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस सॉलोमन। असल में आपके भाई आज सुबह अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पर आए नहीं और मैं उनसे किसी भी नंबर पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो बिना बताए कभी मुझसे मिलने का समय मिस नहीं करते, इसीलिए बस मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। मैं आपको फ़ोन करना नहीं चाहता था, लेकिन नहीं नहीं डॉक्टर, कोई बात नहीं, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। मैंने भी कल सुबह से ही अपने भाई से बात नहीं की है, शायद वो अपना मोबाइल फ़ोन चालू रखना भूल गए हैं। कैथरीन ने हाल में ही पीटर को एक नया आईफोन दिया था, लेकिन पीटर को इसका इस्तेमाल करना सीखने के लिए अभी टाइम ही नहीं मिला था शायद। कैथरीन ने पूछा, आपने क्या कहा कि आप उनके डॉक्टर हैं? पीटर को कोई प्रॉब्लम है क्या? फोन लाइन पर एक लंबी चुप्पी छा गई।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मिस कैथरीन। मुझे लगता है कि आपको फ़ोन करके मुझसे एक प्रोफेशनल गलती हो गई है। आपके भाई ने मुझे कहा था कि आपको पता है कि वो मेरे पास आते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। कैथरीन की चिंता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इस बात का ये मतलब था कि उसके भाई ने अपने डॉक्टर से झूठ बोला था। उसने पूछा, क्या पीटर बीमार है? माफ़ कीजिएगा मिस सॉलोमन, डॉक्टर और पेशेंट के बीच की प्राइवेसी की वजह से मैं आपको उनकी बीमारी के बारे में नहीं बता सकता। मैंने आपको उनके बीमार होने की बात कह दी, वही ज़्यादा हो गया है। मैं अब फ़ोन बंद कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज आपकी उनसे बात हो तो उनको मुझसे फ़ोन करने को कहिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि वो ठीक हैं। अरे 1 मिनट रुकिए डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि पीटर के साथ प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर एबेडन ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी गलती पर गुस्सा आ रहा था। मिस सॉलोमन, मैं समझ रहा हूँ कि आप परेशान हैं और मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता। मुझे पूरा यकीन है कि आपके भाई बिल्कुल ठीक हैं। कल ही तो वो मेरे ऑफिस में आए थे। वो कल आपसे मिले थे और आपसे आज फिर मिलने वाले थे। ये तो कुछ ज्यादा ही परेशानी की बात लगती है डॉक्टर। उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है कि हमें उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। किसी तरह की जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कैथरीन ने कहा, मैं अभी की अभी आपके ऑफिस आ रही हूँ। आपका एड्रेस क्या है? फोन पर चुप्पी छाई रही। डॉक्टर क्रिस्टोफर एबेडन। मैं आपका पता अपने आप भी ढूंढ सकती हूँ, चाहे आप मुझे बताएं या ना बताएं। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद ही बता दें। जो भी हो, मैं आपके पास आ ही रही हूँ। डॉक्टर थोड़ी देर के लिए रुका और बोला, अगर मैं आपसे मिलता हूँ तो मिस सॉलोमन, क्या आप मेरे लिए इतना कर देंगी कि आप अपने भाई से इसके बारे में तब तक कुछ ना कहें जब तक मैं अपनी गलती के बारे में उनको ना बता दूं? हाँ ठीक है, मैं पीटर से कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू मिस। मेरा ऑफिस कोलोरामा हाइट्स पर है। उसका एड्रेस ये है। 20 मिनट बाद कैथरीन कोलोरामा हाइट्स की शानदार इमारतों के बीच वो एड्रेस ढूंढ रही थी। उसने अपने भाई के सारे नंबरों पर फ़ोन कर लिया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो अपने भाई के एड्रेस के बारे में उतनी चिंतित नहीं थी जितनी इस बात से कि वो चुपचाप डॉक्टर से मिल रहा था। उसे आखिरकार जब वो जगह मिली तो उसने बिल्डिंग की तरफ नजरें उठाकर हैरानी से देखा। ये किसी डॉक्टर का ऑफिस है। सामने दिख रही शानदार बिल्डिंग में सेफ्टी के लिए लोहे का जाल बना था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कैमरे लगे थे। सामने एक हरा भरा मैदान था। एक सिक्योरिटी कैमरा घूमकर उसकी तरफ आया और गेट अपने आप घूमकर खुल गया। कैथरीन आराम से टहलती हुई ड्राइववे से आगे बढ़ी। उसने 6 कारों की पार्किंग वाली जगह में गाड़ी लगाई, जहां पर एक लंबी सी स्ट्रेच लिमोजीन खड़ी थी। जैसे ही वो कार से बाहर निकली, आलीशान इमारत के सामने वाला दरवाज़ा खुला और एक सजीला सा आदमी लैंडिंग के पास पहुंचा। वो काफ़ी हैंडसम था और नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा लंबा। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। उसने सुंदर से कपड़े पहने हुए थे, काले रंग का सूट और टाई। उसके सुनहरे घने बाल करीने से संवारे हुए थे। उसने कहा, मिस सॉलोमन, मैं डॉक्टर क्रिस्टोफर एबेडन हूँ। कैथरीन ने उससे हाथ मिलाया और उसे ध्यान से देखा। उसे कुछ अजीब सी अनुभूति हुई। क्या इस आदमी ने मेकअप लगा रखा था? उसके घर के खूबसूरती से सजाए फॉयर में कदम रखते हुए कैथरीन की बेचैनी थोड़ी बढ़ने लगी। पीछे से हल्की आवाज़ में क्लासिकल म्यूजिक की धुन सुनाई दे रही थी। कहीं से अगरबत्ती जलने की गंध भी आ रही थी। कैथरीन ने कहा, आपका घर काफ़ी खूबसूरत है। लगता नहीं कि ये किसी डॉक्टर के ऑफिस जैसी जगह है। अरे मिस, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं घर से काम कर पाता हूँ। आप यहाँ सोफे पर आराम से बैठिए, मैं बस थोड़ी चाय बनाकर लाता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। वो किचन की तरफ जाकर आंखों से ओझल हो गया। कैथरीन सॉलोमन वहाँ पर बैठी नहीं। वो औरतों के अंदर सहज रूप से पाई जाने वाली अपनी इंट्यूशन की आवाज़ पर भरोसा करती थी। यहाँ पर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसे लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी पर कुछ रेंग रहा हो। उसे वहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जो उसने आज तक किसी डॉक्टर के ऑफिस में देखा हो। प्राचीन कलाकृतियों से भरे इस लिविंग रूम की दीवारों पर अजीबोगरीब किस्म की शास्त्रीय चित्रकारी दिखाई दे रही थी। वो सामने बने एक बड़े से कैनवास के सामने जाकर रुक गई, जहां इटली के मशहूर पेंटर राफेल की बनाई हुई 3 ग्रेसेस नाम की पेंटिंग लगी थी। अचानक बिना बताए डॉक्टर एबेडन उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये माइकल पार्क्स की बनाई असली ऑयल पेंटिंग है। आइए लिविंग रूम में चलकर आराम से चाय पीते हुए बातें करते हैं। उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली थी। उसने कैथरीन को बैठाया और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है मिस सॉलोमन। कैथरीन हड़बड़ाकर बोली, अरे मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। वो हंसा और बोला,
असल में ये मेरा पेशा है कि मैं ये जानूं कि लोग कब घबराए हुए हैं और कब नहीं। असल में मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ मिस सॉलोमन, यही मेरा पेशा है और मैं करीब 1 साल से आपके भाई का इलाज कर रहा हूँ, यानी मैं उनका थेरेपिस्ट हूँ। कैथरीन उसे बस घूर कर देखती रही। उसका भाई थेरेपी ले रहा था और उसे पता तक नहीं था। उस आदमी ने आगे कहा, अक्सर मरीज थेरेपी की बात अपने तक ही सीमित रखते हैं। मैंने आपको फोन करके एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो इसलिए कि आपके भाई ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, मैंने गौर किया था कि जब हम मिले तो आप मेरे चेहरे को बड़े ध्यान से देख रही थी। जी हाँ, ये बात सच है मिस कि मैं मेकअप लगाता हूँ। असल में मुझे स्किन की एक बीमारी है जिसे मैं जाहिर होने नहीं देना चाहता। वैसे तो हमेशा मेरी बीवी मेरा मेकअप करती है, लेकिन जब वो यहाँ नहीं होती तब मैं ये काम खुद करता हूँ। और आप जानती हैं, ये जो खूबसूरत बाल हैं ये भी असल में विग है। स्किन वाली बीमारी ने मेरी खोपड़ी पर भी असर किया और मेरे सारे बाल उड़ गए। लेकिन मैं क्या करूँ, दिखावा करना मेरी कमजोरी है। फिर उसने कैथरीन को चाय बनाकर दी और चाय की चुस्कियां लेते हुए वो दोनों कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। कैथरीन अपने भाई के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। उसने पूछा, मेरा भाई आपके पास क्यों आ रहा था और उसने मुझे बताया क्यों नहीं? कहीं अपने मन की गहराइयों में वो जानती थी कि पीटर ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सी ट्रेजेडीज का सामना किया था, जैसे छोटी उम्र में ही पिता को खो देना, फिर 5 साल के अंदर ही अपने इकलौते बेटे को दफन करना और फिर अपनी माँ को। लेकिन फिर भी पीटर ने हमेशा इनको सहन किया था, तो फिर अब ऐसी क्या समस्या हो गई थी? डॉक्टर एबेडन ने चाय की घूंट ली और बोला, आपके भाई मेरे पास इसलिए आए क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। हमारे बीच पेशेंट और डॉक्टर से कहीं गहरा रिश्ता है। इतना कहकर उसने फायरप्लेस के पास रखे हुए एक फ्रेम किए हुए दस्तावेज की तरफ इशारा किया। कैथरीन को वहां पर 2 सिर वाला एक फीनिक्स भी नजर आया। वो चौंक कर बोली, क्या आप मेसन हैं? जी हाँ, अगर उस भाषा में कहें तो पीटर और मैं ब्रदर्स हैं, सगे भाई की तरह। ओह, आपने जरूर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया होगा डॉक्टर एबेडन, तभी आपको 33वीं डिग्री में इन्विटेशन मिला है। अरे नहीं मिस सॉलोमन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास थोड़ी पुश्तैनी संपत्ति है और मैं मेसनों के चैरिटी वाले कामों के लिए पैसा देता रहता हूँ, बस इतनी सी बात है। कैथरीन को अब समझ में आ रहा था कि उसका भाई इस नौजवान डॉक्टर पर भरोसा क्यों करता था। ये खानदानी पैसे वाला एक मेसन था जिसकी रुचि दान पुण्य और लोगों का उपकार करने वाले कामों में थी। उसने कहा, मैंने जब आपसे ये पूछा था डॉक्टर कि मेरा भाई आपके पास क्यों आया, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि उसने आप ही को क्यों चुना। मैं असल में ये जानना चाहती थी कि वो साइकियाट्रिस्ट की सलाह क्यों ले रहा है। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे इसके बारे में कोई बात करनी चाहिए। वैसे मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि आपके भाई ने हमारी बातचीत को आपसे छुपाया क्यों? आखिर उसका सीधा सीधा संबंध आपके रिसर्च से है। कैथरीन का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे रिसर्च से? मेरा भाई मेरे रिसर्च के बारे में आपसे बातें करता है? जी हाँ, हाल ही में वो मेरे पास आए थे और मेरी प्रोफेशनल राय जानना चाहते थे कि आप अपनी लैब में जो नई खोजें कर रही हैं उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। कैथरीन के गले में चाय का घूंट अटक गया। ये पीटर आखिर कर क्या रहा है? उसने अपने साइकियाट्रिस्ट को मेरे काम के बारे में बता दिया। हमारे सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरे काम के बारे में किसी से भी बात करना मना था, और ये प्रोटोकॉल भी तो पीटर ने खुद ही बनाया था। फिर उसने ऐसा क्यों किया होगा भला? उसके विचारों से बेखबर डॉक्टर अभी भी बोल रहा था। आपको तो पता ही होगा मिस सॉलोमन कि आपके भाई इस बारे में काफी चिंतित हैं कि आपका रिसर्च जब लोगों के सामने आएगा तो उसके क्या असर होंगे। उनको लगता है कि उनकी वजह से दुनिया में एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए वो मेरे पास उसके परिणामों के बारे में चर्चा करने आए थे, एक साइकियाट्रिस्ट नजरिए से। हम लोग जिन सवालों पर बातें करते हैं वो काफी चुनौती भरे सवाल हैं। अगर जीवन के महान रहस्यों से आखिरकार पर्दा हट गया तो फिर इंसान की स्थिति यानी ह्यूमन कंडीशन पर उसका क्या असर होगा? कैथरीन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, डॉक्टर एबेडन, आप बुरा न माने, लेकिन मैं अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उसको पब्लिक करने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए तो वो सारा रिसर्च मेरे लैब में ताले चाबी के अंदर ही बंद रहने वाला है। एबेडन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, जी हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ।
वैसे मैंने आपके भाई को आज इसलिए बुलाया था क्योंकि कल उनके साथ एक ब्रेक घटित हो गया था। जब भी ऐसा होता है तो मैं अपने मरीज को कंसल्टेशन के लिए ज़रूर बुलाता हूँ। कैथरीन का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। ब्रेक? कैसा ब्रेक? सॉरी मिस सोलोमन, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। कैथरीन की बेचैनी अपने चरम पर थी। उसने प्रार्थना भरे स्वर में कहा, देखिए डॉक्टर, मुझे इसका हक हो या नहीं, लेकिन हमारे परिवार में मेरे भाई के अलावा मेरे पास और कोई भी नहीं है और उसे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए अगर आप मुझे ये बताएं कि आखिर हुआ क्या है तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है पीटर की भलाई। डॉक्टर एबेडन काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाकर कहा, देखिए मिस सोलोमन, मैं रिकॉर्ड के तौर पर यह कहना चाहूँगा कि मैं ये बात आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके विचारों से मुझे आपके भाई की हेल्प करने में थोड़ी मदद मिलेगी। असल में मिस सोलोमन, मैं जब से आपके भाई को देख रहा हूँ मैंने उनके अंदर एक गहरा संघर्ष महसूस किया है। मैंने पहले कभी उनसे इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन कल कई वजहों से मैंने आखिरकार उनसे इस संघर्ष के बारे में पूछा। आपके भाई अचानक बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल में मुझसे एकदम खुलकर बातें करने लगे, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और उन्होंने मुझको जो कुछ बताया उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात के बारे में भी जब आपकी माँ की मौत हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर पर डकैती हुई थी और उसी दौरान आपकी माँ का कत्ल हुआ था। एक आदमी आपके घर में घुस आया था। वो कुछ ढूंढ रहा था जिसके बारे में उसको ये यकीन था कि उसे आपके भाई ने कहीं छिपा कर रखा है। आपके भाई ने मुझे बताया कि उसने उस घुसपैठिए की गोली मारकर जान ले ली थी। जी हाँ, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, कैथरीन ने कहा। क्या आपको याद है मिस कि वो घुसपैठिया किस चीज़ की तलाश में आपके घर में घुसा था? कैथरीन पिछले 10 सालों से उस याद को अपने दिमाग से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, जी हाँ, उसकी मांग बड़ी ही साफ थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से कोई नहीं जानता था कि वो किस चीज़ के बारे में बोल रहा था। उसकी मांग हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। हो सकता है मिस कि वो आपके पल्ले ना पड़ रही हो, लेकिन आपके भाई को वो साफ साफ समझ में आ रही थी। कल उसने जो कहानी मुझे बताई, कम से कम उसके हिसाब से तो ऐसा ही था। पीटर को पक्के तौर पर पता था कि वो घुसपैठिया क्या ढूंढ रहा था। इसके बावजूद वो उसे वो चीज़ नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो ये नाटक कर रहा था कि उसे घुसपैठिया की बात समझ में नहीं आ रही। कैथरीन चौंक कर खड़ी हो गई। ये क्या बकवास है? पीटर को वो बात समझ में आ ही नहीं सकती थी जो घुसपैठिया मांग रहा था। उसकी मांग का कोई मतलब ही नहीं था। डॉक्टर एबेडन रुककर कुछ नोट करने लगा। फिर उसने कहा, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीटर ने मुझसे कहा कि उसे ये बात पता थी और पीटर को ये लगता है कि अगर उसने घुसपैठिए की बात मान ली होती तो शायद आज आपकी माँ जिंदा होती, और यही बात उनके अंदर पल रहे अपराध बोध का कारण है। कैथरीन धम से कुर्सी में गिर गई। ये तो सरासर पागलपन वाली बात है। वो अपने आप को दोषी क्यों मान रहा है इस बात के लिए? जी हाँ मिस सोलोमन, आपकी बात एकदम सही है और इसीलिए मैंने पीटर से आज यहाँ आने को कहा था ताकि मैं धीरे धीरे थेरेपी से उसके दिमाग में पल रहे इस भ्रम को दूर कर सकूं। कैथरीन ने फिर से अपना सिर हिलाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटर के मन में इस तरह की कोई भ्रांति पल रही है। वो ऐसी बातों से कोसों दूर है डॉक्टर। काश मैं आपकी बात से सहमत हो पाता मिस, लेकिन ये हमले की याद तो बस एक शुरुआत थी, उस कहानी की सिर्फ शुरुआत जो उसने मुझे आगे सुनाई। कैथरीन बेचैनी से आगे झुक गई। पीटर ने आपको कुछ और भी बताया क्या? एबेडन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मिस सोलोमन। क्या आपके भाई ने कभी आपको वॉशिंगटन डीसी में छिपाई गई किसी चीज़ के बारे में बात की है? प्राचीन काल के भुला दिए गए किसी ज्ञान के बारे में? एक अनमोल खजाने की रक्षा में अपने रोल के बारे में? कैथरीन का मुंह हैरानी से खुला रह गया। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, देखिए मिस कैथरीन, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी है और आप उसे मुझे बताती हैं तो इससे आपको और पीटर को दोनों को बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर उसने कैथरीन के कप की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला,
आप थोड़ी चाय और लेंगी? अध्याय 23। ये दूसरा टैटू था। लैंगडन पीटर की खुली हथेली के पास झुका हुआ बेचैनी से उसको देख रहा था। बंद उंगलियों के अंदर अब 7 और निशान नजर आ रहे थे। लैंगडन ने हैरानी से कहा, ये तो नंबरों जैसे लग रहे हैं, मैं इनको नहीं पहचानता। एंडरसन ने कहा, अरे पहले वाला तो रोमन नंबर लग रहा है। नहीं एंडरसन, ये रोमन नहीं है। रोमन में 7 के लिए IIIX नहीं लिखा जाता, बल्कि VII लिखा जाता है। और इसके बाकी हिस्से के बारे में आपका क्या कहना है प्रोफेसर? देखिए, मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। ये अरबी भाषा में लिखा गया 885 लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। ये चौकोर शेप के नंबर थोड़े अजीब से लग रहे हैं। हो सकता है ये नंबर हो ही ना। अगर ये नंबर नहीं है तो ये क्या है प्रोफेसर? साटो ने पूछा। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता मैम। ये पूरा का पूरा टैटू मुझे रूनिक की तरह लग रहा है। रूनिक? रूनिक क्या? रूनिक अल्फाबेट सीधी रेखाओं का बना होता है मैम। इनके अक्षरों को रून्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल पत्थरों के ऊपर लिखने के लिए किया जाता था, क्योंकि उनके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लिखाई को लिखना मुश्किल होता था। और अगर ईमानदारी से कहूँ मैम, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये वाकई रून हैं भी। आपको किसी एक्सपर्ट से पूछना होगा। पीटर सोलोमन मैसन है ना? साटो ने अचानक एक अलग सा सवाल किया। लैंगडन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हाँ है, लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध है? साटो ने जवाब दिया, जहां तक मुझे जानकारी है, शुरुआती दौर के फ्री मेसन पत्थरों पर काम करने वाले कारीगर होते थे। और ये बात मैं खास करके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपने ऑफिस से हैंड ऑफ मिस्ट्रीज और पीटर सोलोमन के बीच संबंध के बारे में तहकीकात करने को कहा था, तो उनकी खोज में एक खास चीज सामने आई थी, और वो थी मेसन। लैंगडन ने बड़े ही आराम से कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है डायरेक्टर कि आप लोगों की सर्च में मेसन का शब्द सामने आया। पीटर सोलोमन और कई गूढ़ विषयों के बीच में मेसन एक नेचुरल सी कड़ी है। जी हाँ प्रोफेसर, और इसीलिए आज की शाम मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी कि आपने अभी तक मेसनों का जिक्र नहीं किया था। आखिरकार आप कुछ खास लोगों द्वारा सुरक्षित रखे जा रहे गुप्त ज्ञान के बारे में ही तो बातें कर रहे थे। ये बात मेसनों से काफी जुड़ी हुई लगती है ना? जी हाँ बिल्कुल मैम, लेकिन साथ ही ऐसे और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिनका इस बात से ताल्लुक हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर, पीटर सोलोमन मेसन है, और वो भी बहुत पावरफुल मेसन। और ये बात भी सब जानते हैं कि मेसन अपनी रहस्यमयी चीजों से कितना प्यार करते हैं। लैंगडन को उसकी आवाज में अविश्वास की ध्वनि साफ सुनाई दे रही थी, और उसके अंदर डायरेक्टर साटो के लिए हर पल नापसंदगी बढ़ती ही जा रही थी। उसने मेसनों पर बहुत गहरी रिसर्च की थी, और वो जानता था कि मेसनों को हमेशा गलत ढंग से बदनाम किया गया था और उनके बारे में गलत फहमियां पैदा की गई थीं। कभी शैतान की पूजा के नाम पर, तो कभी दुनिया भर में काम करने वाली एक सरकार की बात पर। मेसनों की भी हमेशा से यही पॉलिसी रही थी कि वो अपनी इन आलोचनाओं का कोई जवाब नहीं देते थे, और इसी कारण उनको निशाना बनाना बहुत ही आसान होता था। साटो ने तल्ख आवाज में कहा, जो भी हो, हम फिर से एक उसी जगह पर अटक गए हैं मिस्टर लैंगडन। मुझे लगता है कि या तो आप किसी चीज को भूल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात है जो आप हमें बता नहीं रहे हैं। हमारा अभी जिस आदमी से पाला पड़ा है, उसने साफ साफ कहा था कि पीटर सोलोमन ने खास तौर पर आपका चुनाव किया है। तो अब मुझे लगता है कि हमें CIA के ऑफिस में जाकर इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। हो सकता है किस्मत वहां पर हमारा साथ दे। साटो के शब्दों में छुपी इस धमकी को लैंगडन समझ नहीं पाया। उसने अभी जो कुछ कहा था, वो बात उसके दिमाग में जाकर गहरे तक बैठ गई थी। पीटर सोलोमन ने आपको चुना था। ये बात और मेसनों की बात दोनों को एक साथ सुनकर लैंगडन का दिमाग एकदम से ठनक गया। उसने पीटर की उंगली में पहनी हुई मेसनों वाली अंगूठी पर नजर डाली। ये अंगूठी पीटर की सबसे मूल्यवान चीजों में से एक थी। सोलोमन परिवार की पुश्तैनी विरासत, जिसके ऊपर 2 सिर वाला फीनिक्स बना हुआ था। ये मेसनों के ज्ञान की सबसे ऊंची निशानी मानी जाती थी। अंगूठी का सोना वहां की रोशनी में चमक रहा था, और लैंगडन के दिमाग में एक अजीब सी याद कौंध रही थी। जब उसे पीटर के किडनैपर की ये बात याद आई कि ये बात तुम्हें अब तक समझ में नहीं आई है कि तुम्हें इसके लिए क्यों चुना गया, तो लैंगडन धक से रह गया। और फिर एक भयानक से पल में उसके दिमाग की सारी बत्तियां जल गई और सारा कोहरा जैसे छंट गया। एक ही झटके में उसके सामने उसके यहाँ आने का मकसद साफ हो चुका था, और वहां से 10 मील दूर
मलाख सूटलैंड पार्कवे पर अपनी गाड़ी में चला जा रहा था। उसे अपनी सीट की बगल में अलग ढंग की थरथराहट का आभास हुआ। ये पीटर सोलोमन का आईफोन था। इस फोन ने आज एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। फोन के विजुअल आईडी कॉलर पर कैथरीन सोलोमन की इनकमिंग कॉल आती नजर आ रही थी। मलाख मुस्कुराया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। आज दोपहर को उसने कैथरीन सोलोमन को धोखे से अपने घर सिर्फ एक ही कारण से बुलाया था, ये पता करने के लिए कि क्या उसके पास कोई ऐसी सूचना थी जिससे मलाख को मदद मिल सकती थी। शायद कोई पारिवारिक राज की बात जिससे मलाख को अपनी चीज ढूंढने में मदद मिल सकती थी। जाहिर था कि कैथरीन के भाई ने उसे नहीं बताया था कि उसने कोई चीज बरसों से अपने पास संभाल कर रखी हुई है, लेकिन फिर भी मलाख को कैथरीन से कुछ तो पता चला ही था, जिसकी बदौलत उसे आज जीने के लिए कुछ घंटे और मिल गए थे। कैथरीन ने उसे पक्के ढंग से बता दिया था कि उसका सारा रिसर्च एक ही जगह पर रखा हुआ है, उसकी लैब के अंदर सुरक्षित ढंग से बंद, और मलाख को उसे नष्ट करना ही होगा। कैथरीन का रिसर्च दुनिया को समझने के नए नए दरवाजे खोलने वाला था, और एक बार ये दरवाज़ा खुलने की देर थी। अगर छोटी सी दरार भी बन जाती तो दूसरों को इसमें घुसने से कोई नहीं रोक सकता था। बस वक्त की बात थी, उसके बाद सब कुछ बदल जाने वाला था, और मलाख ऐसा होने नहीं दे सकता था। दुनिया जैसी है वैसी ही बनी रहनी जरूरी है, अज्ञान के अंधेरे में खोई हुई। तभी आईफोन से बीप की आवाज आई। कैथरीन ने कोई मैसेज छोड़ा था। मलाख उसे सुनने लगा। पीटर, एक बार फिर से मैं कैथरीन। तुम कहाँ हो? मैं अब भी डॉक्टर एबिडन से हुई मेरी बातचीत के बारे में सोच रही हूँ, और मैं बहुत चिंतित हूँ। सब ठीक है ना पीटर? प्लीज़ मुझे कॉल करो, मैं अपनी लैब में हूँ। फिर वॉइसमेल बंद हो गया। मलाख मुस्कुराया। कैथरीन को अपने भाई से ज़्यादा अपनी चिंता करनी चाहिए। वो स्विट्जरलैंड पार्कवे से सिल्वर हिल रोड की तरफ मुड़ गया। 1 मील से भी कम दूरी पर अंधेरे में उसे हाईवे के दाहिनी तरफ थोड़ा हटकर पेड़ों के बीच SMCC की धुंधली सी लाइन दिखाई दी। उस पूरे कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ तेज कटीले तारों का बाड़ा लगा था। मलाख मन ही मन हंसा। बहुत सुरक्षित बिल्डिंग है ये, लेकिन मैं किसी इंसान को जानता हूँ जो आज इसके दरवाजे मेरे लिए खुद खोल देगा। अध्याय 24। उस रहस्योद्घाटन से लैंगडन को लगा जैसे उसे किसी बड़ी लहर ने धक्का दे दिया हो। वो जान गया था कि वो यहाँ पर क्यों था। रोटंडा के बीचों बीच खड़े लैंगडन का मन कर रहा था कि वो मुड़े और वहां से भाग निकले। पीटर के हाथ, उसकी चमचमाती अंगूठी, संदेह भरी साटो और एंडरसन की आंखें। उफ! लेकिन वो मुर्दे की तरह वहीं जमा रहा। उसने कंधे से लटके हुए अपने चमड़े वाले बैग को और भी कसकर पकड़ लिया। कैम्ब्रिज की उस ठंडी सुबह को याद करते हुए उसके जबड़े भिंच गए। सुबह के 6 बजे थे। लैंगडन अपने क्लासरूम में घुस रहा था। वो हमेशा हार्वर्ड के पूल में सुबह सुबह तैरने के अपने रूटीन के पहले यही करता था। दहलीज से अंदर कमरे में घुसते ही उसे चौक के बुरादे और भाप से पैदा गर्मी की सामान्य सी गंध का एहसास हुआ। वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा था। एक खूबसूरत सा इंसान, पक्षियों जैसा सुडौल चेहरा और शाही भूरी आंखें। लैंगडन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पीटर, तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग रॉबर्ट। मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए? हाँ भाई, बिल्कुल हैरान तो होऊंगा ही। भला येल का शाही खून यहाँ ऑर्डिनरी से कैंपस में सुबह सुबह क्या कर रहा है? अरे बस काम के सिलसिले में छोटे से सफ़र पर आया हूँ। इस तरह बिना बताए आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ रॉबर्ट, लेकिन मेरे पास बस कुछ ही मिनटों का टाइम है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आमने सामने। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा पहली बार हो रहा था। लैंगडन सोचने लगा कि आखिर एक मामूली सा कॉलेज प्रोफेसर भला उस आदमी के लिए क्या कर सकता है जिसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। उसने कहा, जी हाँ ज़रूर, कहिए। सोलोमन ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरा एक काम करोगे। असल में मैं तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ पर नज़र रखने के लिए कहने आया हूँ जो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। मुझे ये कुछ दिनों पहले ही विरासत में मिला है, लेकिन इसे अपने घर या ऑफिस में छोड़ने में मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये बात सुनते ही लैंगडन थोड़ा बेचैन हो गया। पीटर सोलोमन की दुनिया की बेशकीमती चीज़ ज़रूर ही कोई बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान चीज़ होगी। उसने कहा, तो आप इसे किसी सेफ तिजोरी में क्यों नहीं रख देते? आखिर आपके परिवार का तो अमेरिका के आधे से ज़्यादा बैंकों में हिस्सा है।
उसके लिए कागजी कार्रवाई करनी होगी रॉबर्ट, और बैंक के कर्मचारियों को भी उसमें शामिल करना होगा। मैं किसी भरोसेमंद आदमी के जिम्मे ये काम सौंपना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम चीज़ों को गोपनीय रख सकते हो। फिर सोलोमन ने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा पैकेट निकालकर लैंगडन को थमा दिया। इतनी नाटकीय भूमिका के बाद लैंगडन ने किसी बड़ी सी चीज़ की उम्मीद की थी, लेकिन इस पैकेट में बस 3 इंच का एक क्यूबिक बॉक्स था, जिसको पुराने भूरे रंग के पैकिंग पेपर में लपेट कर रखा गया था। उसके ऊपर एक धागा लिपटा हुआ था। पैकेट के भारी वजन और आकार से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर पत्थर या कोई मेटल की चीज़ रखी हो। लैंगडन ने उसे अपने हाथ में लेकर उल्टा पलटा। फिर उसे नजर आया कि एक तरफ धागे पर लाख की स्टैंप लगी हुई थी। ये किसी पुराने फरमान की तरह नजर आ रहा था। स्टैंप के ऊपर 2 सिर वाले फेनिक्स का निशान था, जिसकी छाती पर 33 नंबर लिखा हुआ था। ये फ्री मैसनरी के सबसे ऊंचे ओहदे का प्रतीक नंबर था। लैंगडन ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है पीटर, आप मैसनिक लॉज के पवित्र पुजारी हो, कोई पोप थोड़े ही हो। आप पैकेटों को अपनी अंगूठी से सील करते हो। सोलोमन ने मुस्कुराते हुए अपनी सोने की अंगूठी को देखा और बोला, इस पैकेट को मैंने सील नहीं किया है रॉबर्ट, इसे मेरे परदादा ने करीब 1 सदी पहले सील किया था। लैंगडन ने हैरानी से उसे देखा और बोला, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल रॉबर्ट, ये मैसनिक अंगूठी उन्हीं की थी। उसके बाद ये मेरे दादा की हुई, फिर मेरे पिता की, और अब अंत में मेरे पास आई है। यानी आपके कहने का ये मतलब है पीटर कि आपके परदादा ने 100 साल पहले इस बक्से को सीलबंद किया था और आज तक इसे किसी ने नहीं खोला। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया है। देखो रॉबर्ट, मैं जानता हूं कि तुमको ये बात अजीब सी लग सकती है, लेकिन तुम इसके बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा होगा। बस इस पैकेट को किसी सेफ जगह में रख दो और किसी को बताना नहीं कि मैंने ये पैकेट तुमको दिया है। लैंगडन अपने गाइड की आंखों में देखना चाहता था कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहे। सोलोमन को ड्रामेबाजी का बहुत शौक था। लैंगडन को लगा कि शायद इस वक्त भी वो ऐसा ही कोई नाटक कर रहे हों। उसने कहा, पीटर, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, ताकि मैं सोचता रहूं कि मुझे प्राचीन मेसनों के रहस्य को संभालने के लिए दिया गया है और उत्सुक होकर मैं भी उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लूं? देखो रॉबर्ट, तुम्हें पता है कि मेसन अपने ग्रुप में लोगों की भर्ती नहीं करते, और तुम तो मुझे पहले ही बता चुके हो कि तुम इसमें शामिल होना ही नहीं चाहते। और ये बात वाकई सच थी। लैंगडन के दिल में मेसनों के सिंबल्स और उनके फिलॉसफी के बारे में काफ़ी सम्मान था, लेकिन उसने कभी भी दीक्षा नहीं लेने का फैसला किया था। इसका कारण ये था कि इस ग्रुप की गोपनीयता से जुड़ी प्रतिज्ञा लेने के बाद वो अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्री मैसनरी के बारे में बातें नहीं कर सकता था। इसी कारण से सुकरात ने भी एलुसिनियन रहस्यों में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूछने से नहीं रोक पाया, लेकिन पीटर, आप इस चीज़ को अपने मेसन ब्रदर्स के हाथों में क्यों नहीं देना चाहते? देखो लैंगडन, चाहो तो तुम इसे मेरे अंतर्मन की बात कह सकते हो। मुझे लगता है कि इसे मेसनों की बिरादरी से बाहर ही रखना बेहतर होगा। और हाँ, इस डिब्बे के छोटे साइज के कारण तुम किसी गलतफहमी में मत पड़ना। मेरे पिता ने मुझे जो बताया वो बात अगर सच है तो इसके अंदर कोई बहुत ही शक्तिशाली चीज़ रखी हुई है, एक तरह का तावीज़ समझ लो। पीटर, आपको पता है ना कि तावीज़ों का प्रचलन मध्यकाल में ही बंद हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ रॉबर्ट कि ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा होगा। असल में मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुम्हें किसी चीज़ पर आंखें मूंद कर यकीन करने के लिए नहीं कह सकता। हाँ, सिर्फ भरोसा करने के लिए ज़रूर कह सकता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं तुमसे मेरे ऊपर भरोसा करने को ही कह रहा हूँ कि ये तावीज़ वाकई में बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे बताया गया है कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि इसके मालिक को अव्यवस्था के बीच व्यवस्था पैदा करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। गलत हाथों में पड़कर यह तावीज़ बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और दुर्भाग्य से मेरे पास ये सोचने के कई कारण हैं कि कुछ शक्तिशाली लोग इसे मुझसे चुराना चाहते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी खातिर इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास सेफ रखो। क्या तुम मेरा ये काम करोगे रॉबर्ट? उस रात लैंगडन अपने किचन में उस बक्से को लेकर अकेला कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके अंदर क्या हो सकता था। अंत में उसने सोचा कि ये पीटर के सनकीपन के अलावा और कुछ नहीं है। उसने पैकेट को अपनी लाइब्रेरी की दीवार में बने सेफ में रख दिया। समय बीतने के साथ वो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। यानी आज सुबह उस दक्षिणी क्षेत्र के लहजे में बोल रहे आदमी का फ़ोन आने तक।
उस आदमी ने वॉशिंगटन डीसी की यात्रा के बारे में लैंगडन को जानकारी देने के बाद कहा था, ओह प्रोफेसर, डॉक्टर सॉलोमन ने एक और चीज़ के बारे में कहा है। असल में उन्होंने आपके लिए यहाँ एक नोट छोड़ा है। इसमें लिखा है, प्लीज़ रॉबर्ट से कहना कि वो उस छोटे से सील किए हुए पैकेट को भी साथ लेकर आए जो मैंने उसे कई सालों पहले दिया था। क्या आपको ये बात समझ आ रही है सर? लैंगडन को उस पैकेट की बात याद करते हुए हैरानी हो रही थी जो इतने दिनों से उसकी दीवार में बने सेफ में रखा था। उसने कहा, हाँ एंथनी, मुझे पता है पीटर किस चीज़ के बारे में कह रहा है। और आप उसे लेकर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पीटर को कह देना कि मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। ऐसा लगा जैसे असिस्टेंट को तसल्ली हो गई हो। आज रात के अपने भाषण का आनंद उठाइए। हैप्पी जर्नी। घर से निकलने से पहले लैंगडन ने याद से अपने सेफ के पिछले हिस्से से उस पैकेट को निकालकर अपने कंधे वाले बैग में डाल लिया था और अब वो अमेरिका की कैपिटॉल बिल्डिंग में खड़ा था। उसे अब सिर्फ एक चीज़ के बारे में पक्का यकीन था। ये बात जानकर पीटर को कितनी तकलीफ होगी कि लैंगडन ने उसे कितनी बुरी तरह से निराश किया था। अध्याय 25। ट्रिश डुन अपने सामने रखे प्लाज्मा वॉल पर नजर आ रहे सर्च स्पाइडर के रिजल्ट्स को हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी। उसे संदेह था कि इस सर्च का कोई परिणाम मिलेगा भी या नहीं, लेकिन अब उसके सामने दर्जनों परिणाम दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक एंट्री खास करके काम की लग रही थी। ट्रिश ने लाइब्रेरी की तरफ मुड़कर आवाज़ लगाई, कैथरीन, शायद आप इन परिणामों को देखना चाहेंगी। कैथरीन तेजी से अंदर आई और लिस्ट को देखने लगी। ट्रिश ने कहा, आप ज़्यादा खुश हो जाएं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनमें से अधिकतर दस्तावेज वो नहीं हैं जिनकी आप तलाश कर रही हैं। इन फाइलों को हम ब्लैक होल कहते हैं। आप ज़रा फाइलों के साइज़ को देखिए, कितना विशाल है ये जैसे लाखों ईमेल्स की कंप्रेस्ड की हुई फाइलें हैं। बहुत ही विशाल आकार के एनसाइक्लोपीडिया के सेट, ग्लोबल मैसेज बोर्ड जो सालों से चलते आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। इनके आकार और इनके कंटेंट की विविधता के कारण इन फाइलों में इतने पॉसिबल कीवर्ड्स होते हैं कि इनकी खोज में पास आने वाले सर्च इंजन को ये अपने अंदर खींच लेते हैं। कैथरीन ने लिस्ट में सबसे ऊपर दिख रही एक एंट्री की तरफ इशारा किया और बोली, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ट्रिश मुस्कुरा दी। कैथरीन ने वाकई एक ऐसी फाइल ढूंढ निकाली थी जिसका साइज काफ़ी छोटा था। हाँ, ये ठीक है कैथरीन, हमारे लिए शायद यही एक काम की फाइल है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि यह फाइल इतनी छोटी है कि शायद इसमें एक पेज से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं। इसे खोलो जल्दी से ट्रिश। ट्रिश कल्पना भी नहीं कर पाई थी कि इस एक पेज वाले डॉक्यूमेंट में वो सारे कीवर्ड्स हैं जो कैथरीन ने उसे ढूंढने के लिए दिए थे। फिर भी उसने क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को खोला। उसमें एकदम साफ साफ वो सारे कीवर्ड्स मौजूद थे। टेक्स्ट के अंदर उनको बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता था। कैथरीन आगे आई और बोली, ओह, ये डॉक्यूमेंट तो कटा हुआ है। ट्रिश ने सिर हिलाया और बोली, डिजिटाइज किए हुए टेक्स्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। डिजिटाइज किए हुए दस्तावेजों की काट छांट यानी रिडैक्ट करना अब एक आम चलन हो चुका था। रिडैक्शन के प्रोसेस में सर्वर सर्च करने वाले इंसान को पूरे टेक्स्ट के सर्च करने की परमिशन देता था, लेकिन वो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही उसे दिखाता था, बस लुभाने के लिए। ये टेक्स्ट उन कीवर्ड्स के आसपास के डॉक्यूमेंट को दिखाते थे। टेक्स्ट के एक बड़े हिस्से को सर्चर को नहीं दिखाकर सर्वर कॉपीराइट के उल्लंघन से बच जाता था और वो इसका इस्तेमाल करने वाले को एक अजीब सा संदेश भी भेजता था, आप जिस सूचना को ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल तो है, लेकिन अगर आप बाकी हिस्से को देखना चाहते हैं तो आपको इसे हमसे खरीदना होगा। ट्रिश ने कटे छटे पेज पर स्क्रॉल करते हुए कहा, आप देख सकती हैं कैथरीन कि इस डॉक्यूमेंट में आपके सारे कीवर्ड्स इंक्लूडेड हैं। कैथरीन रिडैक्ट किए हुए पेज को चुपचाप घूरती रही। उसके हर एक कीवर्ड को बड़े अक्षरों में अंडरलाइन किया गया था और उसके बाद लुभाने के लिए टीजर टेक्स्ट रखा गया था। 2 शब्द जो खोजे जा रहे कीवर्ड के दोनों तरफ लिखे हुए थे। ट्रिश को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इस डॉक्यूमेंट में आखिर क्या कहा जा रहा था और ये सिंबल ऑन आखिर क्या चीज़ होती है। कैथरीन बेचैन होकर स्क्रीन की तरफ बढ़ी और बोली, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया है? किसने लिखा है इसे? मुझे 1 मिनट का समय दीजिए मैम, मैं इसके सोर्स की तलाश करती हूँ। मुझे जल्दी जानना है कि इसे किसने लिखा है। मुझे इसका बाकी का पूरा हिस्सा अभी देखना है। कैथरीन की आवाज़ की तल्खी से ट्रिश थोड़ा हैरान थी। वो ढूंढने में लगी थी, लेकिन ये अजीब सी बात थी कि फाइल की लोकेशन की जगह आमतौर पर दिखने वाले वेब एड्रेस की जगह संख्याओं वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दिखाई दे रहा था।
ट्रिश ने कहा, मैं इस आईपी एड्रेस के पीछे जाकर नाम नहीं पता कर सकती। इसका डोमेन नेम नज़र नहीं आ रहा है। मैं ट्रेस रूट चलाकर ट्राई करती हूँ। ट्रेस रूट ने काफ़ी तेज़ी से काम किया। प्लाज्मा वॉल पर नेटवर्क डिवाइसेस की एक लंबी सी लिस्ट जल्दी ही दिखाई दी। ट्रिश ने ऊपर से नीचे उस पर नज़र डाली, लेकिन ये क्या, उसका ट्रेस उस डॉक्यूमेंट के सर्वर के पास पहुंचने से पहले ही रुक गया। किसी वजह से उसका पिंग किसी नेटवर्क डिवाइस से टकराकर वापस आने की बजाय रुक गया था, जैसे उस डिवाइस ने पिंग को निगल लिया हो। ट्रिश ने दूसरा ट्रेस रूट चालू किया, लेकिन उसका भी वही नतीजा निकला। उसने कहा, ये तो बंद दरवाज़ा है। ऐसा लगता है जैसे ये डॉक्यूमेंट जिस सर्वर पर है उसे ढूंढा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये सर्वर डीसी के इलाके में ही कहीं पर है। तुम मजाक कर रही हो ट्रिश? कैथरीन ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ये स्पाइडर प्रोग्राम ज्योग्राफिक कंडीशन के हिसाब से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो शुरुआत के परिणाम होते हैं वो हमेशा आसपास के एरिया से होते हैं। और फिर आपकी सर्च स्ट्रिंग में एक शब्द वॉशिंगटन डीसी भी तो था। कैथरीन ने कुछ सोचकर सुझाव दिया। हु इज सर्च के बारे में क्या ख्याल है ट्रिश? क्या इससे डोमेन के मालिक का नाम पता नहीं चल पाएगा? ट्रिश अब हु इज डेटाबेस में सर्च करने लगी। उसने इस आईपी को वहां डालकर देखना चाहा कि कहीं किसी असली डोमेन नेम से ये मेल खाता है या नहीं। उसकी बेचैनी के साथ उसकी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। ये डॉक्यूमेंट आखिर था किसके पास? हु इज सर्च के परिणाम बहुत ही जल्दी सामने आ गए। इसमें किसी भी नाम के साथ उसका मेल नहीं हो रहा था। ट्रिश ने हार कर हाथ खड़े कर दिए। ऐसा लगता है कैथरीन जैसे ये आईपी एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जाहिर है कि ये डॉक्यूमेंट जिस किसी के भी पास है वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से इस काम के लिए अगर आप किसी हैकर को बुलाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या तुम किसी हैकर को जानती हो ट्रिश? ट्रिश ने चौंक कर अपनी बॉस की तरफ देखा। मैं मजाक कर रही थी कैथरीन। हैकर को बुलाना अच्छा आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। उन्हें करना पड़ता है ट्रिश। तुम ये बताओ कि तुम किसी हैकर को जानती हो या नहीं? ट्रिश हंसी और बोली, हैकर? मेरी पुरानी नौकरी वाली जगह में आधे लोग हैकर ही थे। उनमें से कोई ऐसा था जिस पर तुम्हें भरोसा हो? हाँ, मैं एक लड़के को जानती हूँ जिसे हम बुला सकते हैं। वो हमारा सिस्टम सिक्योरिटी एनालिस्ट था। कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा जानकार है। मेरे ऊपर हमेशा लाइन मारता रहता था, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वैसे वो एक अच्छा लड़का है और मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। क्या वो चुपचाप बिना किसी को बताए ये काम कर सकता है ट्रिश? हाँ बिल्कुल, वो हैकर है। बेशक वो ये काम चुपचाप कर सकता है, यही तो उसका काम है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ पर नज़र डालने के भी वो कम से कम $1000 मांगेगा। कोई बात नहीं, तुम उसे बुलाओ और जल्दी काम पूरा करने के लिए उसे $2000 का ऑफर दो। और हाँ, लाइब्रेरी वाला नंबर यूज़ करना। उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है। मेरा नाम उसे मत बताना। ठीक है कैथरीन। ट्रिश दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे कैथरीन के फ़ोन पर मैसेज आने की टिंग टिंग की आवाज़ सुनाई दी। कितना अच्छा हो अगर इस मैसेज में कोई ऐसी सूचना हो जिससे मुझे इस कड़वे काम से मुक्ति मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मैसेज पीटर सोलोमन का था। कैथरीन ने ट्रिश की ओर देखते हुए कहा, मेरे भाई का मैसेज आया है। ट्रिश को थोड़ी उम्मीद बंधी। तो कैथरीन, हैकर को बुलाने से पहले हम पीटर से इसके बारे में पूछ लें? नहीं ट्रिश, मैं जानना चाहती हूँ कि ये किसने लिखा है और उसकी जगह कौन सी है। तुम जाओ और फ़ोन करो। और हाँ, मीडिया को भी खबर कर देना। महान पीटर सोलोमन ने अभी अभी अपना पहला टेक्स्ट मैसेज भेजा है। दूसरी तरफ एसएमसीसी के सामने वाले स्ट्रिप मॉल वाली गली में मलाख अपनी लिमोजीन के पास खड़ा था। वो अपने पांव फैलाकर फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। उसे मालूम था कि फ़ोन ज़रूर आएगा। वहाँ इंतज़ार करते हुए उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। 2 दिनों का उपवास तकलीफ देह तो था, लेकिन उसकी तैयारी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी भी था। पुराने ज़माने का यही तरीका था। बहुत ही जल्द शारीरिक तकलीफ का उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाने वाला था। रात की हवा को काटते हुए उसके फ़ोन की घंटी बजी और मलाख की नब्ज़ तेज़ हो गई। अभी जिस फ़ोन की घंटी बज रही थी वो मलाख का अपना फ़ोन था। सस्ता डिस्पोजेबल फ़ोन जिसे उसने कल ही खरीदा था। कॉलर आईडी पर वही नाम था जिसका उसे इंतज़ार था। उसने अपनी आवाज़ को और भी गहरा बनाते हुए कहा, मैं डॉक्टर एबिडन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं कैथरीन बोल रही हूँ। आखिरकार मुझे मेरे भाई से खबर मिली है कुछ। अच्छा, मेरी चिंता दूर हुई। कैसे हैं वो? वो अभी अभी मेरे लैब की तरफ आ रहे हैं। बल्कि उसने ये भी कहा कि आप भी हम लोगों से मिलने आ सकते हैं। मलाख ने हिचकिचाने का नाटक करते हुए कहा,
क्या कहा आपने? कहाँ? आपके लैब में? जी हाँ, पीटर जरूर आपके ऊपर बहुत ही अधिक भरोसा करते हैं, वरना वो किसी को भी यहाँ नहीं बुलाते। जी हाँ कैथरीन, मुझे लगता है शायद वो ये सोच रहे हों कि वहाँ आने से हमारी बातचीत में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आना वहाँ ज़बरदस्ती घुसने जैसा होगा। जी नहीं डॉक्टर एबेडन, अगर मेरा भाई ये कहता है कि आपका यहाँ स्वागत है तो आपका बिल्कुल स्वागत है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि वो हम दोनों को बहुत कुछ बताना चाहता है, और ये सब कुछ जो भी चल रहा है मैं इन सारी बातों की तह में जाना चाहती हूँ। ओके ठीक है मिस कैथरीन, आपका लैब कहाँ पर है? स्मिथसोनियन म्यूजियम सपोर्ट सेंटर में। आपके पास इस जगह का पता है? जी नहीं, असल में मैं अभी अपनी कार में हूँ, लेकिन मेरी कार में GPS लगा हुआ है। क्या आप मुझे वहाँ का एड्रेस बताएंगी? 4210 सिल्वर हिल रोड। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसे टाइप कर लेता हूँ। फिर 10 सेकंड इंतज़ार करने के बाद मलाख ने कहा, ओह, ये तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक है। मेरा GPS बता रहा है कि मैं बस 10 मिनट की दूरी पर हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं सिक्योरिटी गेट पर फ़ोन करके उनको बता देती हूँ कि वो आपको अंदर आने दें। जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है मिस कैथरीन, थैंक यू। फिर मलाख ने डिस्पोजेबल फ़ोन को अपनी जेब में डाल लिया और SMCC की तरफ देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए पीटर सोलोमन वाला फ़ोन बाहर निकाला और कुछ मिनट पहले ही उसने कैथरीन को जो मैसेज भेजा था उसकी मन ही मन तारीफ करने लगा। उसने लिखा था, तुम्हारे मैसेजेस मिले, सब ठीक है। डॉक्टर एबेडन से मिलना मैं भूल गया। मैंने तुम्हें उनके बारे में पहले नहीं बताया कैथरीन, सॉरी, बड़ा वाला सॉरी। मैं लैब वापस आ रहा हूँ। अगर डॉक्टर एबेडन मिलें तो उनको भी लैब में बुला लो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है और मुझे तुम दोनों को बहुत कुछ बताना है। तुम्हारा भाई पीटर। मलाख इसे पढ़कर मुस्कुराया और फ़ोन एक बार फिर से बजा। पीटर के आईफोन पर कैथरीन का जवाब आया था। उसने लिखा था, टेक्स्ट मैसेज करना सीखने के लिए बधाई हो पीटर। जानकर तसल्ली हुई कि तुम ठीक हो। मैंने डॉक्टर एबेडन को बोल दिया है, वो लैब आ रहे हैं। जल्दी ही मिलते हैं, कैथरीन। सोलोमन के आईफोन को हाथ में कसकर पकड़े हुए मलाख नीचे झुका। उसने फ़ोन को लेमोजिन के नीचे आगे वाले टायर और सड़क के बीच में रख दिया। इस फ़ोन ने मलाख की काफ़ी सेवा की थी, लेकिन अब इसके गुम होने का टाइम आ चुका था ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ गया और कार को गियर में डालकर उसने उसे तब तक आगे बढ़ाया जब तक आईफोन के टूटने की तेज़ आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। फिर उसने कार को पार्किंग में लगा दिया और दूर खड़े SMCC की रूपरेखा को देखने लगा। उसके पास 10 मिनट थे। पीटर सोलोमन का विशाल गोदाम उसके सामने था, जिसमें 3 करोड़ कीमती खजाने रखे हुए थे। लेकिन आज की रात मलाख इनमें से 2 को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देने वाला था। कैथरीन सोलोमन का पूरा रिसर्च और खुद कैथरीन सोलोमन को। अध्याय 26। साटो ने कहा, प्रोफेसर लैंगडन, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई भूत प्रेत देख लिया हो। आप ठीक तो हैं? लैंगडन ने अपने बैग को कंधे के ऊपर और भी ऊंचा चढ़ा लिया और उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। उसे लगा कि शायद ऐसा करने से वो जिस क्यूब के आकार के पैकेट को लेकर आया था उसे बेहतर ढंग से छिपाया जा सकता था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। उसने कहा, मुझे बस पीटर की फिक्र हो रही है। साटो ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में अविश्वास दिखाई दे रहा था। लैंगडन के मन में अचानक एक आशंका घुस आई। शायद आज की रात साटो के इस काम में शामिल होने की वजह वही छोटा सा पैकेट था जो पीटर ने उसे रखने को दिया था। पीटर ने लैंगडन को चेतावनी दी थी, कई शक्तिशाली लोग इसे चुराने की ताक में हैं। लैंगडन ये नहीं सोच पा रहा था कि आखिर CIA इस बॉक्स को लेकर क्या करेगा जिसमें वो तावीज़ रखा हुआ है, या फिर आखिर ये तावीज़ था क्या। साटो और नज़दीक आ गई। उसकी काली आंखें लैंगडन को परखने की कोशिश कर रही थीं। मुझे लगता है प्रोफेसर कि आपको अभी अभी किसी चीज़ का एहसास हुआ है। जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? जी वो मैं बस। लैंगडन थोड़ा हिचकिचाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। अपने बैग में रखे पैकेट के बारे में कुछ भी बताने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर साटो उसे लेकर CIA गई तो रास्ते में उसके बैग की जांच जरूर की जाएगी। उसने झूठ बोला, दरअसल पीटर के हाथ में टैटू किए हुए नंबर के बारे में मैं कुछ दूसरी ही बात सोच रहा हूँ। साटो के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। उसने एंडरसन की तरफ देखा।
वो अब तक वहां पहुंच चुकी फॉरेंसिक टीम का स्वागत करके वापस आ रहा था। लैंगडन ने थूक गटका और उस हाथ की बगल में झुक गया। वो सोच रहा था कि आखिर वो उन लोगों को क्या कहानी बताए। उसके दिमाग ने उससे कहा, तुम टीचर हो लैंगडन, कुछ भी बनाकर बता दो। उसने आखिरी बार उन 7 छोटे छोटे चिन्हों पर नजर डाली। फिर उसने कहना शुरू किया, असल में किसी सिम्बोलॉजिस्ट को अपनी गलती का सबसे पहला एहसास तब होता है जब वो किसी सिंबल को एक्सप्लेन करने के लिए संकेतों की कई भाषाओं का इस्तेमाल करने लगता है। उदाहरण के लिए, जब मैंने आपको ये कहा था कि ये लिखावट या तो रोमन है या अरबी, तो ये एक कमज़ोर सी एक्सप्लेनेशन थी, क्योंकि मैंने कई तरह की प्रणालियों का एक साथ इस्तेमाल किया था। आमतौर पर यह कम्युनिकेशन एक भाषा में किया जाता है, कई भाषाओं में नहीं। इसीलिए एक सिम्बोलॉजिस्ट का सबसे पहला काम ये होता है कि लिखावट के लिए किसी एक भाषा को ढूंढे जिसका इस्तेमाल सिलसिलेवार तरीके से पूरी लिखावट को पढ़ने के लिए किया जा सके। तो क्या अब आपको वो सिलसिलेवार तरीका नजर आ रहा है प्रोफेसर? साटो ने पूछा। शायद हाँ, मेरे ख्याल से अगर हम हाथ को थोड़ा सा एक तरफ मोड़ें तो ये भाषा सिलसिलेवार हो जाएगी। और इस बात में डरावनी बात ये थी कि लैंगडन पीटर के हाथ को जिस तरह से मोड़ना चाहता था, उसे पीटर के किडनैपर ने ही उसे सुझाया था जब उसने प्राचीन कहावत की चर्चा की थी, जैसा ऊपर वैसा नीचे। लैंगडन जब उस लकड़ी की तख्ती की तरफ बढ़ा जिस पर पीटर का हाथ था, तो उसे अंदर से अचानक डर का एहसास हुआ। उसने धीरे से लकड़ी की तख्ती को उलट दिया। अब पीटर की आगे की ओर दिखा रही उंगली सीधे नीचे की तरफ दिखा रही थी। उसकी हथेली पर बने संकेत अचानक से बदल गए थे। अब ये कुछ इस तरह से नजर आ रहे थे। लैंगडन ने कहा, देखिए, अगर इस तरफ से देखें तो XIII ठीक ठीक रोमन अंक की तरह दिखाई देते हैं, यानी 13 नंबर की तरह। इसके अलावा बाकी अक्षरों को भी रोमन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके पढ़ा जा सकता है, SBB। लैंगडन को ये लगा था कि ये व्याख्या सुनकर वो दोनों कंधे उचकाकर अपनी असहमति दिखाएंगे, लेकिन एंडरसन का हाव भाव अचानक से बदल गया। साटो भी फुर्ती से एंडरसन की तरफ मुड़ी और बोली, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि कैपिटॉल बिल्डिंग के अंदर ये काफ़ी जाना पहचाना नंबर सिस्टम है। एंडरसन का चेहरा पीला पड़ गया। जी हाँ मैम। तो चीफ, मेहरबानी करके आप मेरे साथ आइए, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। साटो चीफ एंडरसन को वहाँ से थोड़ा आगे ले गई, जहाँ से उनकी बात दूसरे लोगों के कानों तक ना पहुँचे। लैंगडन मन ही मन हैरान होता हुआ वहीं अकेला खड़ा रहा। आखिर यहाँ हो क्या रहा था, और ये SSB 13 आखिर थी क्या भला? डायरेक्टर साटो एंडरसन को लेकर थॉमस जेफरसन की कांसे की मूर्ति के पास गई, जहां पर थोड़ी शांति थी। उसने सवाल किया, चीफ, मुझे यकीन है कि तुम्हें SBB 13 के ठिकाने के बारे में पक्के तौर पर पता है। जी हाँ मैम, बिल्कुल पता है। क्या तुम्हें यह भी पता है कि उसके अंदर क्या है? जी नहीं, बिना देखे मैं कुछ नहीं कह सकता। इसे 20 सालों से खोला नहीं गया है। ठीक है, तो तुम इसे खोलोगे। लेकिन मैम, इसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। मुझे पहले असाइनमेंट रोस्टर को देखना होगा। आपको तो पता ही होगा, नीचे वाले फ्लोर्स पर या तो प्राइवेट ऑफिस हैं या फिर उनका इस्तेमाल गोदाम की तरह से किया जाता है। प्राइवेट जगहों पर जाने के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जिसे। साटो ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, या तो तुम मेरे लिए SBB 13 को खोलोगे या फिर मैं OS टीम को बुला लूंगी जो दरवाजे को तोड़कर खोल देंगे। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? एंडरसन काफ़ी देर तक उसे घूरता रहा। फिर उसने अपना रेडियो बाहर निकाला और बोला, मैं एंडरसन बोल रहा हूँ, मुझे SBB खोलने के लिए कोई चाहिए। 5 मिनट में किसी को मेरे पास भेजो। उधर से अचकचाई हुई सी आवाज़ आई। आपने क्या कहा चीफ? SBB? हाँ, SBB। किसी को जल्दी से भेजो, और हाँ, एक फ्लैशलाइट भी भेज देना। साटो उसके थोड़ा और नज़दीक आ गई। चीफ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि आप हम लोगों को लेकर जल्दी से जल्दी SBB 13 चलें। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। ये लैंगडन के कंधे पर रखे डफल बैग को देख रहे हो? मेरे ख्याल से जब प्रोफेसर अंदर आया होगा तो तुम्हारे लोगों ने उसके बैग का एक्सरे किया होगा। मुझे वो एक्सरे देखना है। मैं जानना चाहती हूँ कि उस बैग के अंदर क्या है। एंडरसन ने हैरानी से कहा, लेकिन ये ज़्यादा आसान नहीं होगा कि हम सीधे उसी से पूछ लें? चीफ, मैंने तुमसे जो कहा उसका कौन सा हिस्सा साफ साफ तुम्हारी समझ में नहीं आया है? एंडरसन ने एक ठंडी सांस ली और फिर से अपना रेडियो निकाला और साटो की मांग को बता दिया। साटो ने उसे अपना ब्लैकबेरी एड्रेस दिया और कहा
कि एक्सरे की डिजिटल कॉपी जैसे ही उसकी टीम को मिले वो तुरंत उसे भेज दें। अनमने ढंग से एंडरसन मान गया। फॉरेंसिक्स के लोग कटे हुए हाथ को अब कैपिटॉल पुलिस को देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन साटो ने उनको इसे सीधे उसकी टीम के पास लैंगली भेजने का ऑर्डर दिया। एंडरसन अब उसका विरोध करते करते थक चुका था। अभी अभी इस छोटे से जापानी स्टीम रोलर ने उसे कुचला था। उसने सिर झुकाकर उसकी ये मांग भी मान ली। साटो ने चिल्लाकर फॉरेंसिक्स के लोगों से कहा, और मुझे वो अंगूठी भी चाहिए। चीफ टेक्नीशियन ने पीटर की उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर एक एविडेंस बैग में रखकर साटो को थमा दी। साटो ने उसे अपने जैकेट की जेब में रख लिया। फिर वो लैंगडन की तरफ मुड़ी। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं प्रोफेसर, आप अपना सामान लेकर आ जाइए। एंडरसन के पीछे पीछे। कैपिटॉल के अंदर SBB एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे। वहाँ पहुँचने के लिए तहखाने के अंदर बनी एक विशाल भूल भुलैया से गुजरना होता था, जहाँ ढेरों सकरे गलियारे और चेम्बर्स बने हुए थे। अब्राहम लिंकन का सबसे छोटा बेटा टेड एक बार इसी भूल भुलैया में फंस गया था और बड़ी ही मुश्किल से उसकी जान बची थी। एंडरसन को लग रहा था कि अगर साटो की ऐसे ही चलती रही तो लैंगडन का भी वही हश्र होने वाला था। अध्याय 27। सिस्टम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मार्क जुबियानिस को मल्टीटास्किंग करने की अपनी क्षमता पर बड़ा ही घमंड था। इस वक्त वो अपने दीवान पर बैठा था। उसके हाथ में टीवी का रिमोट था और सामने एक कॉर्डलेस फोन, लैपटॉप और PDA पड़ा था। वो पायरेट्स बूटी के एक बड़े डिब्बे से निकालकर कुछ खा रहा था। उसकी एक आंख आवाज़ बंद किए हुए रेड स्किन गेम पर गड़ी हुई थी और दूसरी आंख लैपटॉप पर जमी थी। वो अपने ब्लूटूथ हेडसेट पर ट्रिश डुन से बात कर रहा था, जिसने उसे 1 साल के बाद आज फ़ोन किया था। वो थोड़ी देर तक इधर उधर की पुरानी बातें करती रही। फिर उसने मुद्दे की बात शुरू कर दी। वो एक छिपे हुए IP एड्रेस का पता लगाना चाहती थी जो शायद DC के अंदर किसी सेफ सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस सर्वर में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट था जिसे वो हासिल करना चाह रही थी, या कम से कम इतना जानना चाहती थी कि उस डॉक्यूमेंट का मालिक कौन है। उसने ट्रिश से कहा, आदमी तो तुमने सही चुना है, लेकिन टाइम गलत है। रेड स्किन्स का मैच चल रहा है। लेकिन ट्रिश ने उसके ऊपर थोड़ी सी मक्खनबाजी का इस्तेमाल किया और थोड़ी देर बाद ही जुबियानिस उस अजीब से IP एड्रेस को अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। उसने IP नंबर पर एक नज़र डाली और फिर वो अचानक थोड़ा परेशान सा हो गया। उसने कहा, लेकिन ट्रिश, इस IP एड्रेस का फॉर्म थोड़ा अजीब सा है। ये जिस प्रोटोकॉल में लिखा गया है वो अभी पब्लिकली अवेलेबल है ही नहीं। हो सकता है ये किसी सरकारी गुप्तचर संस्था या फिर फौजी महकमे से रिलेटेड हो। ट्रिश हंसने लगी। फौजी दस्तावेज? मेरा यकीन मानो मार्क, मैंने अभी अभी इसी सर्वर से एक रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट हासिल किया है जो किसी भी सूरत में फौजी दस्तावेज नहीं है। जुबियानिस ने कंप्यूटर पर टर्मिनल विंडो निकाल लिया और ट्रेस रूट करने लगा। तुमने क्या कहा था ट्रिश कि तुम्हारा ट्रेस रूट कहीं जाकर रुक गया था? हाँ, 2 बार। मेरे साथ भी यही हो रहा है। वैसे इस IP में ऐसी कौन सी खास बात है? मैंने इस IP पर डेलीगेटर लगाकर सर्च इंजन चालू किया था मार्क, और मुझे एक रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट मिला। मुझे उस डॉक्यूमेंट का बाकी हिस्सा देखना है और मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस IP का मालिक कौन है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जुबियानिस ने थोड़ा झुंझलाकर अपनी स्क्रीन की तरफ देखा। क्या तुम पक्के यकीन के साथ ये कह सकती हो? मैं डायग्नोस्टिक्स चला रहा हूँ और मुझे इसकी फायरवॉल कोडिंग का मामला काफी गंभीर लग रहा है। तो तुम्हें इतना पैसा और किस लिए दिया जा रहा है मार्क? जुबियानिस ने 2 पल इसके बारे में सोचा। उसे एक आसान से काम के लिए इतनी बड़ी रकम दी जा रही थी। उसने पूछा, एक सवाल पूछता हूँ ट्रिश, आखिर तुम इसके लिए इतनी बेसब्र क्यों हो? ट्रिश ने थोड़ा रुक कर कहा, मैं किसी खास दोस्त की हेल्प करने के लिए ये कर रही हूँ। ओह, तब तो कोई खास ही दोस्त होगा। हाँ, वो लड़की मेरी खास दोस्त है। तुम ये बताओ कि तुम इस IP एड्रेस का पता लगा सकते हो या नहीं? हाँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ ट्रिश। और इसमें कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं उनके नेटवर्क के किसी कंप्यूटर में 10 मिनट के अंदर घुस सकता हूँ, और एक बार मैं वहाँ घुस जाऊँ और मुझे उसके बारे में जानकारी हासिल हो जाए तो फिर मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। थैंक यू मार्क। और बताओ, लाइफ कैसी कट रही है? मार्क थोड़ा झुंझलाया। ये बात इसे अब सूझी है। ऊपर से उसने कहा, देखो ट्रिश, एक तो तुमने प्ले ऑफ की रात को मुझे फ़ोन किया है और अब तुम्हें मेरे साथ गप्पे मारनी है। तुम मुझे ये IP हैक करने देना चाहती हो या नहीं? अच्छा ठीक है मार्क, थैंक यू। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। जुबियानिस ने फ़ोन रख दिया और फिर से पायरेट्स बूटी खाने में लग गया।
अध्याय 28। एंडरसन और साटो के साथ कैपिटॉल बिल्डिंग के भीतर घुसते हुए हर कदम के साथ ही लैंगडन के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उन्होंने रोटंडा के पश्चिमी पोर्टिको से अपनी यात्रा शुरू की थी। संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो एक बड़े से दरवाजे से होकर पीछे की तरफ मुड़ गए थे और अब वो रोटंडा के फर्श के ठीक नीचे वाले मशहूर चैम्बर में थे। ये कैपिटॉल का तहखाना था। यहाँ की हवा में भारीपन था। लैंगडन को बंद जगह में घुटन सी महसूस हो रही थी। तहखाने की छत काफी नीची थी। उन लोगों का काफिला वहां से तेजी से आगे बढ़ गया। तहखाने को तिरछे ढंग से पार करने के बाद वे लोग एक फॉयर में पहुंचे जहां काफी कम रोशनी थी। कई तरह के हॉलवेज से गुजरते हुए वो आगे बढ़ते गए जो कई जगहों पर बिल्कुल बंद हो जा रहा था। इन गलियारों के अंदर बने दरवाजों पर पहचान के लिए कुछ नंबर लिखे हुए थे, S154, 153, 152। इन दरवाजों के पीछे क्या था इसके बारे में लैंगडन को जरा भी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक चीज अब उसके सामने स्पष्ट हो गई थी। पीटर की हथेली पर बने टैटू का मतलब। SBB 13 का मतलब था अमेरिका की कैपिटॉल बिल्डिंग के गर्भ में छिपा इस नंबर वाला कोई दरवाजा। लैंगडन ने सवाल किया, ये दरवाजे किस चीज के हैं? एंडरसन ने कहा, ये प्राइवेट ऑफिस और गोडाउन्स हैं। ये मेन कैपिटॉल बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है। पुराना सेनेट चैम्बर हमारे ठीक 2 फ्लोर ऊपर है। और SBB 13 वो किसका ऑफिस है? लैंगडन ने पूछा। वो किसी का ऑफिस नहीं है। SBB सामान रखने के लिए एक प्राइवेट एरिया है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आखिर कैसे। तभी साटो ने उसे टोक दिया, चीफ तुम बस हमें वहां लेकर चलो, समझे? एंडरसन ने अपने जबड़े भींच लिए और चुपचाप उनको लेकर उस तरफ चल पड़ा जो एक तरह का मिला जुला सेल्फ स्टोरेज जैसा लग रहा था। वहां पहुंचने के लिए गलियारों की एक बड़ी भूल भुलैया को पार करना होता था। हर दीवार पर रास्ता बताने के लिए निशान बने हुए थे जो कभी आगे तो कभी पीछे का रास्ता दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हॉलवे के इस नेटवर्क के अंदर खास ऑफिस ब्लॉक को चिन्हित कर रहे हों। S142 से S152, ST1 से ST70, H1 से H166 और HT1 से HT67। लैंगडन को लग रहा था कि वो अकेले इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये तो पूरी की पूरी भूल भुलैया थी। उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि दफ्तरों की संख्या या तो S से शुरू होती थी या H से, जिससे ये पता चलता था कि वो या तो सेनेट की तरफ है या फिर हाउस की तरफ। ST या HT लिखी जगहों को एंडरसन टेरेस लेवल मानता था। अभी भी SBB का कोई अता पता नहीं था। अंत में वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां स्टील का भारी दरवाजा था जिसमें घुसने के लिए की कार्ड का इस्तेमाल करना होता था। वहां लिखा था SB लेवल। लैंगडन को लगा कि वो अब नजदीक पहुंच रहे थे। की कार्ड को निकालते हुए एंडरसन थोड़ा हिचकिचाया। साटो ने उसे धकेला, चीफ हमारे पास पूरी रात का समय नहीं है। एंडरसन ने अनमने ढंग से की कार्ड को दरवाजे में घुसाया। स्टील के दरवाजे का ताला खुल गया और उसने धकेलकर दरवाजे को खोल दिया। वो सामने एक फॉयर में दाखिल हो गए और स्टील का दरवाजा उनके पीछे हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। लैंगडन को ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि इस फॉयर में क्या देखने की उम्मीद करे, लेकिन उसके सामने जो दिखाई दे रहा था उसकी उम्मीद तो उसने कतई नहीं की थी। वो नीचे की तरफ जा रही सीढ़ियों को घूर रहा था। उसने रुकते हुए कहा, फिर से नीचे? यानी तहखाने के नीचे भी एक और फ्लोर है? जी हाँ, SB का मतलब होता है सेनेट बेसमेंट, एंडरसन ने कहा। अध्याय 29। SMCC में घुसने के रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे। अपने कैबिन में बैठे गार्ड ने रास्ते पर हेडलाइटें चमकते देखीं और उसने अपने पोर्टेबल टीवी सेट की आवाज को धीमा कर दिया। खाने पीने का सामान उसने टेबल के अंदर डाल दिया। किसी के आने के लिए ये बड़ा ही गलत टाइम था। रेडस्किन्स अपना शुरुआती ड्राइव पूरा कर रहे थे और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहता था। कार के नजदीक आते ही उसने अपने नोटपैड पर लिखे नाम पर नजर डाली, डॉक्टर क्रिस्टोफर एबेडन। कैथरीन सोलोमन ने अभी अभी फोन करके उसे मेहमान के पहुंचने की सूचना दी थी। गार्ड को कुछ भी नहीं पता था कि वो कैसा डॉक्टर था, लेकिन काली स्ट्रेच लिमोजिन को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वो जरूर कोई अच्छा डॉक्टर ही होगा। लंबी सी कार गार्ड हाउस के पास आकर रुक गई। ड्राइवर की सीट के साथ वाला काला शीशा बिना आवाज किए नीचे हुआ और ड्राइवर ने अदब से अपनी टोपी नीचे करते हुए कहा, गुड इवनिंग। कैथरीन सोलोमन से मिलने के लिए डॉक्टर क्रिस्टोफर एबेडन आए हैं। ये ड्राइवर देखने में काफी ताकतवर लग रहा था और उसका सिर घुटा हुआ था। वो भी अपने रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहा था। गार्ड ने सिर हिलाया और बोला,
प्लीज अपना आईडी दिखाइए। ड्राइवर थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, माफ करना, लेकिन क्या मिस सोलोमन ने तुम्हें पहले से नहीं बताया है? गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से टीवी पर एक नजर डाली। फिर उसने कहा, उन्होंने मुझे बताया है, लेकिन इसके बाद भी मुझे स्कैन करने और मेहमान के आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। यही रूल है, मुझे डॉक्टर का आईडी कार्ड देखना ही होगा। कोई बात नहीं। इतना कहकर ड्राइवर पीछे मुड़ा और फुसफुसाकर प्राइवेसी स्क्रीन के पीछे बात करने लगा। गार्ड ने जल्दी से फिर एक बार टीवी स्क्रीन पर नजर डाली। रेड स्किन्स अब एक दूसरे से दूर हट रहे थे। उसे पूरी उम्मीद थी कि दूसरा गेम शुरू होने से पहले वो इस लिमोजिन के काम से फुर्सत पा जाएगा। ड्राइवर मुड़ा और उसकी तरफ बढ़कर उसने गार्ड को आईडी कार्ड थमा दिया, जो उसे शायद प्राइवेसी स्क्रीन के पीछे से अभी अभी मिला था। गार्ड ने जल्दी से कार्ड लिया और उसे अपने कंप्यूटर में स्कैन किया। डीसी ड्राइवर के लाइसेंस में कोलोरामा हाइट्स के डॉक्टर क्रिस्टोफर एबेडन का नाम लिखा था। इसमें किसी सुंदर सुनहरे बालों वाले आदमी की तस्वीर थी, जिसने नीले रंग का ब्लेजर, नेकटाई और मलमल का पॉकेट स्क्वायर पहन रखा था। टीवी सेट के अंदर से लोगों के शोर मचाने की एक दबी दबी सी आवाज उसे सुनाई दी। समय रहते उसने मुड़कर देखा कि मैदान के एक छोर पर रेड स्किन्स टीम का एक खिलाड़ी नाच रहा था। खिड़की के पास वापस आते हुए गार्ड बड़बड़ाया, ओफो, मिस हो गया। फिर उसने शॉफर को आईडी कार्ड वापस कर दिया और बोला, ठीक है, अब आप अंदर जा सकते हैं। लिमोजिन जैसे ही अंदर दाखिल हुई, गार्ड ने फिर से टीवी पर नजरें जमा दी। इमारत के अंदर ले जाने वाली घुमावदार सड़क पर जाते हुए मलाख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। पीटर सोलोमन के इस गुप्त म्यूजियम में घुसना बहुत ही आसान साबित हुआ था, और इससे भी ज्यादा खुशी देने वाली बात यह थी कि आज 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मलाख सोलोमन के प्राइवेट स्पेस में घुस पाया था। पिछली रात भी वो इसी तरह सोलोमन के घर में घुसा था। पोटोमैक में पीटर सोलोमन की शानदार हवेली थी, पुरानी जमींदारों वाली हवेली, लेकिन वो अपना ज्यादातर टाइम डॉर्चेस्टर आर्म्स वाले पेंट हाउस में ही बिताता था। बेहद अमीर लोगों के लिए बनी दूसरी इमारतों की तरह इस इमारत में भी किले जैसी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थीं। दरवाजों पर गार्ड तैनात रहते थे। मेहमानों की लिस्ट बनाई जाती थी। जमीन के भीतर सुरक्षित पार्किंग का इंतजाम था। मलाख अपनी इसी लिमोजिन को लेकर पोटोमैक वाली हवेली के गार्ड हाउस तक गया था। वहां जाकर उसने अपने घुटे हुए सिर से टोपी उतार कर सलाम बजाया था और ऐलान किया था कि उसके साथ डॉक्टर क्रिस्टोफर एबेडन आए हैं। उनको पीटर सोलोमन ने इनवाइट किया है। मलाख ने ये बात इस तरह से बोली थी जैसे ये बता रहा हो कि ड्यूक ऑफ यॉर्क तशरीफ ला रहे थे। गार्ड ने अपनी लिस्ट में उसका नाम ढूंढा था और फिर एबेडन के आईडी कार्ड की मांग की थी। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि पीटर सोलोमन डॉक्टर एबेडन का इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा था। फिर उसने एक बटन दबाकर दरवाजा खोल दिया था। गैराज के भीतर घुसते हुए मलाख ने सिक्योरिटी कैमरों को देखने के लिए नजर दौड़ाई। वहां कुछ भी नहीं था। जाहिर था कि यहाँ रहने वाले लोग ना तो दूसरों की कारें चोरी करते थे और ना ही वो चाहते थे कि उनके ऊपर कोई नजर रखे। मलाख ने अपनी गाड़ी लिफ्ट के पास कोने में एक अंधेरी जगह पर लगा दी। उसने ड्राइवर और पीछे बैठने वाले पैसेंजर के बीच बने पर्दे को नीचे किया और रेंगता हुआ लिमोजिन की पीछे वाली सीट पर चला गया। पीछे जाते ही उसने शॉफर वाली टोपी उतार दी और अपना सुनहरे बालों वाला विग पहन लिया। फिर अपनी जैकेट और टाई को सीधा किया और आईने में झांक कर देखा कि कहीं उसका मेकअप खराब तो नहीं हो गया है। आज की रात मलाख कोई गलती नहीं करना चाहता था। कुछ ही सेकंड बाद वो प्राइवेट लिफ्ट में घुस रहा था। दरवाजा खुलते ही उसने अपने आप को एक सुंदर निजी फॉयर में पाया। उसका मेजबान उसका इंतजार कर रहा था। आपका स्वागत है डॉक्टर एबेडन। मलाख ने उस इंसान की मशहूर भूरी आंखों में झांक कर देखा। मुझसे मिलने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मिस्टर सोलोमन। दोनों ने हाथ मिलाया और सोलोमन ने कहा, आप मुझे पीटर कहकर बुलाएं। मलाख ने जब अपने से बड़ी उम्र के उस इंसान का हाथ पकड़ा तो उसे सोलोमन के हाथ में मैसनों की पुरानी सोने की अंगूठी दिखाई दी। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी मलाख के ऊपर बंदूक तानी थी। मलाख के अतीत से एक आवाज सी आई, अगर तुमने बंदूक का ट्रिगर दबाया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें डराता रहूंगा। सोलोमन ने मलाख को सुरुचिपूर्ण ढंग से बने लिविंग रूम के अंदर ले जाते हुए कहा, अंदर तशरीफ लाइए प्लीज। मलाख ने अंदर घुसते हुए पूछा, ओह, मुझे चाय बनने की खुशबू आ रही है। सोलोमन ये बात सुनकर काफी इम्प्रेस हुआ। उसने कहा, मेरे माता पिता हमेशा से मेहमानों का स्वागत चाय से करते थे। मैं भी उसी परंपरा को निभा रहा हूँ। प्लीज बैठिए और बताइए आप कैसी चाय लेंगे? दूध और चीनी? जी नहीं, ब्लैक टी, थैंक यू।
फायरप्लेस के सामने सोफे पर बैठते हुए मलाख ने कहा। सोलोमन एक बार फिर से इम्प्रेस्ड लग रहा था। ओह, तो आप भी प्योरिस्ट हैं। उसने दोनों के लिए ब्लैक टी प्यालियों में डाली। फिर उसने कहा, आपने कहा था कि आप मुझसे कुछ ऐसी गोपनीय बातें करना चाहते हैं जो सबके सामने नहीं की जा सकती। प्लीज बताइए। थैंक यू मिस्टर सोलोमन, मैं आपके वक्त की कद्र करता हूँ। अरे, आप और मैं अब मेसन ब्रदर्स हैं। हमारे बीच एक बंधन है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? पीटर ने कहा। सबसे पहले तो मैं कुछ महीने पहले दिए गए 33 डिग्री के सम्मान के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ पीटर। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे खुशी है, लेकिन आपको शायद पता होगा कि ये फैसले सिर्फ मेरे द्वारा नहीं लिए जाते। ये सुप्रीम काउंसिल के वोट के द्वारा तय किया जाता है, पीटर ने कहा। हाँ, बिल्कुल। मलाख को पूरा शक था कि पीटर सोलोमन ने शायद उसके खिलाफ वोट किया था, लेकिन मैसनों के ग्रुप के अंदर दूसरी सारी चीज़ों के साथ ही पैसे की ताकत को भी समझा जाता था। 32 डिग्री हासिल करने के बाद मलाख ने बस 1 महीने के इंतजार के बाद ही मैसोनिक ग्रैंड लॉज के नाम पर कई लाख डॉलर का डोनेशन दिया था। बिना किसी स्वार्थ भाव से किए गए इस काम की वजह से उसे 33 डिग्री की खास जगह के लिए तुरंत ही इन्विटेशन मिल गया था। सदियों से लोग दबी जुबान में कहते आए थे कि 33 डिग्री पर पहुंचते ही सारे भेद खुल जाते हैं, लेकिन मलाख को कुछ भी नया नहीं बताया गया था। उसकी खोज में मदद करने वाली कोई भी चीज उसे नहीं बताई गई थी। फ्री मैसनरी के अंदर समूहों के अंदर और भी छोटे छोटे समूह थे जिन्हें मलाख अगले कई सालों तक नहीं देख पाने वाला था, लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं थी। उसकी दीक्षा ने अपना मकसद पूरा कर दिया था। मंदिर के भीतरी कमरे के अंदर कुछ खास घटित हुआ था जिसने मलाख को उन सब के ऊपर एक तरह का अधिकार दे दिया था। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपको शायद अंदाजा होगा कि हम कई साल पहले मिल चुके हैं। सोलोमन ये सुनकर हैरान हो गया। क्या वाकई? मुझे तो याद नहीं आता। ये काफ़ी पुरानी बात है मिस्टर सोलोमन, और क्रिस्टोफर एबेडन मेरा असली नाम नहीं है। पीटर ने कुछ सोचते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। क्या आप मुझे याद दिलाएंगे कि मैं आपको कैसे जानता हूँ? धरती पर जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था उसकी तरफ देखकर मलाख आखिरी बार मुस्कुराया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है पीटर कि आपको याद नहीं है। और फिर उसने अचानक ही अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला और उसे आगे करते हुए सोलोमन की छाती में घुसा दिया। स्टन गन से तेज नीली रोशनी बाहर निकली और सोलोमन के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसके शरीर से अभी अभी 10 लाख वोल्ट की बिजली गुजरी थी। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और वो निढाल होकर कुर्सी पर लुढ़क गया। मलाख उठकर खड़ा हो गया। सोलोमन के शरीर के ऊपर खड़े मलाख को देखकर लग रहा था जैसे सामने पड़े शिकार को खाने से पहले शेर के मुंह से पानी आ रहा हो। सोलोमन की सांस उखड़ रही थी। मलाख ने अपने शिकार की आंखों में एक खौफ देखा। कई सेकंडों तक वो इस नज़ारे का आनंद लेता रहा। फिर उसने चाय का एक घूंट लिया और पीटर की सांसें सामान्य होने का इंतजार करने लगा। सोलोमन के शरीर में कंपकपी हो रही थी। वो बोलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार किसी तरह से वो बोल पाया। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मलाख जोर से हंसा। पैसे? मैंने मैसनों को कई लाख डॉलर दिए हैं। तुम्हें लगता है मुझे पैसे की जरूरत है? तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास एक रहस्य है और आज की रात वो रहस्य तुम मुझे बताओगे। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं, मलाख ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। बस, अब और झूठ नहीं। मुझे पता है कि वॉशिंगटन में किस चीज को छुपा कर रखा गया है। सोलोमन की भूरी आंखों में हिकारत दिखाई दे रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस चीज के बारे में कह रहे हो। मलाख ने चाय का एक और घूंट लिया और कप को कोस्टर पर रख दिया। फिर बोला, 10 साल पहले जिस रात तुम्हारी माँ की मौत हुई थी तब भी तुमने मुझे ठीक यही शब्द कहे थे। सोलोमन की आंखें हैरानी से फैल गईं। अगर तुमने मेरी मांगी हुई चीज उस दिन दे दी होती पीटर, तो तुम्हारी माँ को मरना नहीं पड़ता। उस इंसान की पहचान जाहिर होते ही पीटर का चेहरा विकृत हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा था। मलाख ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुमने बंदूक का ट्रिगर दबाया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर डराता रहूंगा। लेकिन तुम तो...
मलाख फिर तेजी से झपटा और उसने टेजर को सीधे सोलोमन की छाती में फिर से घुसा दिया। इस बार सोलोमन बिल्कुल निढाल हो गया। मलाख ने टेजर को वापस अपनी जेब में रख लिया और आराम से चाय पीने लगा। चाय खत्म होने के बाद उसने वहां रखे नैपकिन से अपने होठों को पोंछा, फिर अपने शिकार की तरफ झुककर बोला, चलें? सोलोमन का शरीर पूरी तरह से शिथिल था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और मलाख को देख रही थीं। मलाख नीचे बैठ गया और धीरे से सोलोमन के कान में फुसफुसाकर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं जहां बस सत्य बचा रहता है। फिर उसने बिना एक शब्द भी बोले मोनोग्राम वाला नैपकिन उठाकर उसे सोलोमन के मुंह में ठूंस दिया। फिर उसे अपने चौड़े कंधों पर डालकर वो प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। बाहर जाते हुए उसने हॉल की टेबल से सोलोमन का आईफोन और चाबी भी उठा ली। बाहर जाते हुए वो सोच रहा था, आज की रात तुम मुझे अपने सारे रहस्य बताओगे पीटर, और ये भी कि आखिर इतने दिनों तक तुमने मुझे मरा हुआ क्यों समझ रखा था। इससे आगे की कहानी के लिए सुने डैन ब्राउन के नॉवल द लॉस्ट सिंबल का तीसरा भाग।